अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 91, शिक्षक का तरीका। टीका लगाने के बाद हम तीसरे चरण पर आगे बढ़ेंगे, जो सुअर पालने का तरीका भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, चारा तैयार करना और कैसे खिलाना है। मैं विधि के बारे में बात करूंगा। ऐसा लग रहा था कि मैं उनके विचारों को जानता हूं। सुयिन हंस पड़ी। मैं बहुत मूर्ख हूं। मैं तुम्हें सुअर पालने के बारे में सिखाने के लिए बहुत मूर्ख हूं। अब देखते हैं कि तुम इसे समझ पाते हो या नहीं। अगर ये सब संभव है तो ये दर्शाता है कि मैंने जो कौशल सीखे हैं वे वास्तव में शक्तिशाली और भयानक हैं। अपने दिल में मुस्कुराहट के साथ सुयिन बोलता रहा, जल्दी जल्दी समझाता रहा। गुंजन। उनके शब्दों से अनगिनत संत युआन के सच्चे इरादे जागृत हो गए और 100 मील के दायरे में व्याप्त आभा एक विशाल बल से मुड़कर धीरे धीरे मार्शल आर्ट क्षेत्र की ओर एकत्रित हो गई। वहां उपस्थित सभी लोग एक क्षण में भोजन की गंध सूंघने वाले सुअर बन गए, जिनके शरीर के छिद्र खुले हुए थे तथा जो आध्यात्मिक शक्ति और पवित्र उत्पत्ति के सच्चे अर्थ को पागलों की तरह निगल रहे थे। ये युआन बुई और वू युआन ने एक दूसरे की ओर देखा, पूरी तरह से चौंक गए। ये दीक्षा है। चाहे साधक कोई भी हो, उसका शरीर कैसा भी हो, आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करें और बलपूर्वक उसे स्थापित करें। यह अंधाधुंध सशक्तिकरण है। आपने ऐसा कैसे किया? मन को शांत करो, मन को शांत करो और छिपे हुए घावों को खत्म करो। ये सशक्तिकरण के लिए तैयार करने के लिए निकला। छोटे मालिक, हमारी साधना में सुधार करने के लिए हमारा एक अच्छा इरादा है। यह अद्भुत है। ये भगवान है। एक ही पल में कई प्राचीनों और साथ ही अनगिनत शिष्यों को पूरी तरह से समझ आ गया और वे बहुत प्रभावित हुए। सूअरों को खिलाने का तरीका समझाते समय उन्होंने मंच की ओर देखा और जब उन्होंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भर आए हैं तो सुयिन का मुंह फड़क उठा और वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। बत्तखों को खिलाने का सबसे तेज तरीका है बत्तखों को भरना। सिद्धांत बहुत सरल है, यानी बत्तखों को लगातार खिलाते रहना ताकि वे जल्दी से बढ़ें। सुअर पालने के लिए उन्होंने जो तरीका सीखा है उसमें भी यही तरीका अपनाया जाता है, इसलिए इसे सुअर भरना कहा जाता है। क्योंकि यह थोड़ा अमानवीय है, इसलिए उन्हें यह बहुत पसंद नहीं है। लेकिन ये लोग इतने उत्साहित क्यों हैं? क्या ये संभव है कि आपकी तरह आपको भी सुअर का मांस खाना पसंद हो? यदि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो आप जोंगमेन में एक बड़ा सुअर फार्म बनाने पर विचार कर सकते हैं। अभी तक अभ्यास नहीं किया है। सुयिन आध्यात्मिक क्यूई के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं है, साथ ही वो सिखा रहा है। कोई नहीं जानता कि उसके साथ कैसे जाना है। आध्यात्मिक क्यूई आकाश से उतरती है और सभी के शरीर में गिरती है। मैंने सोचा कि ये वे लोग थे जो सुअरों को भरने की विधि में अधिक रुचि रखते थे। अधिक से अधिक आभा के अवशोषण के साथ हर किसी को लगता है कि संचय अधिक से अधिक हो रहा है और धीरे धीरे सीमा तक पहुंच रहा है। बड़े भाई शेन वांग, जो अंकल मास्टर के बारे में बात करते थे, ने भीड़ में सबसे पहले बैरियर को छुआ। वो बहुत प्रतिभाशाली है, अन्यथा वो कई शिष्यों के बीच खड़ा नहीं हो पाता। इस समय वो सुयिन के सबसे करीब था और उसने संत युआन के सबसे राजसी सच्चे अर्थ को आत्मसात कर लिया था। दोनों भौहें ऊपर उठीं और संस्थापक युआन की 9वीं परत के शिखर पर कैद अवरोध एक बार में टूट गया और पूरे व्यक्ति की सांस सीधे आकाश में चली गई। धमाका। शरीर में रुकी हुई क्यूई एक्यूपॉइंट्स से बाहर निकलती है, मांसपेशियां अधिक चमकदार और नाजुक हो जाती हैं और ताकत अधिक मजबूत होती है। धूल से बाहर निकलो। नश्वर धूल को उतार दें। केवल जब इस बिंदु तक पहुंच जाए तो आप वास्तव में नश्वरता के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, साधना में पैर रख सकते हैं और वास्तव में तलवार के साथ क्षैतिज और 9 दिनों तक क्षैतिज रूप से उड़ सकते हैं। ये शेन वांग की आंखें उत्साह से लाल हैं। उसे जुयुआन के 9वें स्तर पर पहुंचे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। अगर वह सामान्य रूप से साधना करता है तो 2 या 3 साल के प्रयास के बिना सफल होना मुश्किल होगा। अब उसने केवल आधी कक्षा के लिए छोटे मास्टर अंकल को सुनना समाप्त किया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हर कोई जो इसे एक उंगली से दबा सकता है वह विरोध नहीं कर सकता है और अकेले खेती की समझ बेजोड़ है। हाँ, यही बात है। उत्साह से भरा हुआ लियू चांग, जो दूर नहीं था, वह भी हंसा और उसकी खेती का स्तर फिर से आसमान छू गया। आंतरिक राक्षसों को दबाता है, ताजगी देता है और अभ्यासों को समझने और समझने में बहुत मददगार है। कुछ ही मिनटों में मुझे बहुत फायदा हुआ है। 7 बार श्वास को इकट्ठा करो, 8 बार श्वास को इकट्ठा करो, 9 बार श्वास को इकट्ठा करो। समझ के साथ और शेंगयुआन के सच्चे अर्थ और आध्यात्मिक ऊर्जा की स्थापना के साथ उसकी ताकत भी तेजी से सुधरी है। धूप की एक छड़ी से भी कम प्रयास से सांस इकट्ठा करने के 7वें स्तर से 9वें स्तर तक। यद्यपि यह अभी तक आदिम कास्टिंग दायरे से बाहर नहीं निकल पाया है, फिर भी यह तेज है। लियू यी, तुम मेरी तुलना कैसे कर सकते हो? लियू चांग कांपता रहा। उस आदमी से लगातार 2 बार हारे। उसके पास कुछ मनोवैज्ञानिक छायाएं भी हैं। अब अंकल शी के मार्गदर्शन में वह जल्दी से आगे निकल सकता है और प्रतिद्वंद्वी से फिर से मिल सकता है। आप निश्चित रूप से आसानी से सीख सकते हैं। आखिरकार उसे एक पक्षी उठा ले गया।
जिससे अंकल मास्टर की सारी शिक्षाएं बर्बाद हो गईं। न केवल इन दोनों ने सफलता प्राप्त की, बल्कि अन्य लोगों को भी अपनी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और वे शीघ्रता से आगे बढ़ गए। सुबह तलवार के निशानों को देखते हुए वू युआंगांग दिव्य महल की 7वीं परत को तोड़कर आगे बढ़ गया। इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा के आशीर्वाद और शेंगयुआन के सच्चे अर्थ के तहत वह 10 मिनट से भी कम समय में 7वीं परत के शिखर पर पहुंच गया। धमाका, साधना बाधा फिर से टूट गई। जिंगू याए, एक दिन में 2 स्तर तोड़ें। इस तरह की साधना का स्तर, भले ही यह अभी भी दयान में कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले से ही लापता बुजुर्गों को पकड़ने के करीब है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब तक आप समझना और अभ्यास करना जारी रखते हैं, आप निश्चित रूप से जल्द ही इसे पार करने में सक्षम होंगे। जब उसने अपना सिर घुमाया और बड़ों युआन बुई, म्यू कैशन और सुन तिंगे को देखा तो उसकी मुठियां भीगने से नहीं बच सकीं। उन्होंने वर्तमान स्तर को भी तोड़ दिया और प्रत्येक ने बहुत प्रगति की। विशेष रूप से युआन बुई, जिसने सबसे तेज प्रगति की, उसने 2 स्तरों को भी पार कर लिया और दिव्य महल क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया, जो उससे ज्यादा खराब नहीं था। इसे जारी रखो, ये जानते हुए कि इस तरह का अवसर अप्राप्य है, और यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आप दूसरों द्वारा पकड़े जाएंगे। वू युआन ने बहुत अधिक सोचने की हिम्मत नहीं की और अपनी ताकत को पागलपन से भस्म करना जारी रखा और जल्दी से खुद को सुधार लिया। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। सू यिन ऊंचे मंच पर रुक गया, अपनी ठोड़ी पर झुक गया और नीचे सभी को देखकर स्तब्ध रह गया। सूअर पालन की तकनीकें, जिसमें सूअरों की प्रसवोत्तर देखभाल भी शामिल है, सभी को आधुनिक शब्दों और उनकी अपनी समझ के साथ शामिल किया गया है। ये तर्कसंगत है कि ये किसान एक दूसरे को देखें और कुछ भी न जानें। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लगातार सफलताएं, नए साल का जश्न सामान्य था और चटकने की आवाज जारी रही। एक सूअर पालने की बात सुनो, तोड़ सकते हैं, क्या यह इतना जादुई है? क्या ऐसा हो सकता है कि तथाकथित सूअर पालना, सूअरों को भरना, वास्तव में सूअर पालना नहीं है, बल्कि एक शिक्षक बनना, पहेलियों को सुझाने के लिए कर्म का उपदेश देना और शिक्षा देना है? एक विचार सामने आया। समझाइए कि सूअर पालने से लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये स्पष्ट है कि पहले सीखे गए कौशल न केवल सूअरों पर बल्कि लोगों पर भी लागू होते हैं, अन्यथा लोगों के लिए ये समझ पाना असंभव है। धमाका, इस विचार के साथ ही उसके सामने का स्थान थोड़ी देर के लिए हिल गया और सू यिन ने एक बार फिर एक आभा देखी जो आकाश से गिरकर उसके शरीर में भर गई। रेकी, यहाँ फिर से, यकीन से, सू यिन उत्साह से भरी हुई थी। पिछले 2 अनुभवों के अनुसार ये बात तभी सामने आएगी जब वह सही पेशा खोजेगा और अपने संतों को दूसरों को दिखाएगा, यानी उसकी समझ ठीक है। सूअर पालने का तरीका सिखाने का तरीका है। यांग जुवान, तुमने जो छुपाया है वो बहुत गहरा है। अवाक चेहरे के साथ सू यिन ये देखने के लिए कि क्या वो अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जित कर सकता है, व्याख्या करना जारी रखने वाला था। उसका शरीर अचानक अकड़ गया और उसका मुंह कसकर बंद हो गया। सब खत्म हो गया। रेकी शरीर में प्रवेश करती है और आप अपना मुंह नहीं खोल सकते। अगर ऐसा है तो आप कैसे सिखा सकते हैं? एक पल के लिए सू यिन का चेहरा पीला पड़ गया और वह चुप हो गई। सू यिन की शिक्षा के साथ विशेष आभा प्रकट हुई, निषिद्ध भूमि टिमटिमा उठी और 36 अनिच्छुक विचार पुनः प्रकट हुए। इस बच्चे को क्या एहसास हुआ? ऐसा लगता है ये सूअर पालने का हुनर है जो मैंने सिखाया था, शर्मिंदा कैन्यान ने कहा। ये शिक्षक का तरीका है, ये हमारे बीच सर्वोच्च रैंक वाला पेशा है। यह इतनी जल्दी समझ में आ गया। मास्टर शेंग यांग जुवान, क्या आपने इसे पढ़ाते समय बहुत अधिक खुलासा किया था? मैंने कुछ भी उजागर करने की हिम्मत नहीं की, मैंने तो उसे सिर्फ सूअर पालना सिखाया था। कोई नहीं जानता मैंने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया कर दी। यांग जुवान कैनियन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, इसे भूल जाओ, हो सकता है कि उसकी प्रतिभा बहुत अधिक हो, मैं नहीं चाहता। वास्तव में, चाहे यह उजागर हो, शिक्षण पद्धति विशाल और व्यापक है, आप इसे पा सकते हैं और अन्य व्यवसायों को निश्चित रूप से प्रतिष्ठित किया जा सकता है। शायद वास्तव में बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ देर तक टिमटिमाते रहे और कई नरभक्षी विचार फिर से गायब हो गए। सू यिन को ये बातें बिल्कुल भी नहीं पता थीं। जैसे ही उसके शब्द बंद हुए, एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो गई और पवित्र मूल के सच्चे अर्थ की लहरें भी कम ज्वार की तरह वापस बहने लगी। एवेन्यू की दमनकारी शक्ति उभरी और हर कोई पहले से ही स्पष्ट था। मेरा दिमाग, साथ ही परिचित अभ्यासों का संचालन, थोड़ा भ्रमित और समझ से बाहर होने लगा। मैं टूट गया। शिक्षक चाचा की शिक्षा सुनने के बाद मुझे वास्तव में 2 छोटे स्तरों पर पदोन्नति मिल गई। अभी क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी कैसे अभ्यास किया था? याद नहीं आ रहा। यह महसूस करते हुए कि उनके दिमाग में स्मृति धीरे धीरे फीकी पड़ रही है, युआन बुई और अन्य लोगों को राहत मिलती है जब वे सभी की चर्चा सुनते हैं। पहले मुझे चिंता होती थी कि छोटे मास्टर अंकल द्वारा सिखाए गए अभ्यास बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। संत युआन का ब्लॉक करने का कोई सच्चा इरादा नहीं है। वे सामग्री को बिल्कुल भी याद नहीं कर सकते हैं और यहाँ तक कि इस अनुभव को भी याद नहीं किया जा सकता है।
वे केवल ये याद रख सकते हैं कि युवा गुरु की शिक्षण सफलता को सुनने के बाद वे कुछ और नहीं जानते हैं। इसे फैलाने की तो बात ही छोड़ दें। जल्द ही सभी के मन में सुअर पालने की सारी यादें गायब हो गईं। हालांकि जब उन्होंने डेंटियन में खेती के स्तर में बदलाव महसूस किया तो वे अपने दिलों में उत्साह को बर्दाश्त नहीं कर सके और ऊंचे मंच की ओर देखने लगे। मास्टर अंकल अभी भी ऊंचे मंच पर खड़े थे, व्याख्यान से पहले की तरह सुंदर और सुरुचिपूर्ण नहीं, लेकिन भौहें सिकोड़े और चुप रहे। सामान्य गुरु पढ़ा रहे हैं और इतने सारे लोगों को एक ही समय में आगे बढ़ते देखकर मुझे बहुत प्रसन्न और खुश होना चाहिए। अंकल शे के चेहरे पर यह भाव क्यों है? एक शिष्य ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। शेन वांग ने आह भरते हुए कहा, हम में से हजारों लोग एक ही समय में आगे बढ़ गए। भले ही मास्टर अंकल गहनता में महारत हासिल करने में सक्षम थे, लेकिन हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। कीमत? बेशक, सब कुछ जायज़ है और इसे हवा से निकालना असंभव है। हम लोगों का समूह जिन्होंने सबसे कम प्रगति की है, एक बड़े स्तर को तोड़ दिया है। अगर यह चाचा के प्रयास के लिए नहीं होता तो ये कैसे किया जा सकता था? ये चाचा मास्टर बहुत महान हैं। अचानक सभी लोग मंच पर उस किशोर को देखने लगे। वे बहुत भावुक हो गए। उन्हें सुधारने के लिए वे खुद को भस्म करने में संकोच नहीं करेंगे। मुझे डर है कि केवल यह व्यक्ति ही ऐसा करने को तैयार है। सिखाना जारी रखो, आभा गायब हो जाएगी और हो सकता है कि तुम अगली आभा प्राप्त न कर सको। इस समय सू यिन चिंतित भाव से अपनी भौहें रगड़ रही थी। इसे भूल जाओ, चलो इसके बारे में बात नहीं करते। चलो झेंगसियांगजोंग के इतिहास और 36 कैनियन दाव की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। वो होश में आया, मंच की ओर चला और फिर देखा कि अनगिनत जोड़ी आंखें हिल रही हैं। सू यिन का मुंह फड़क उठा। के साथ क्या गलत है? मैंने आपको सुअर पालन और सुअरों की प्रसवोत्तर देखभाल के बारे में बताया। यह एक बड़ी सफलता से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसी आंखें जो रोना और प्रशंसा करना चाहती हैं। आप क्या करते हैं? धन्यवाद मास्टर अंकल। सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। उसका चेहरा कांप उठा। सू यिन मना करना चाहता था, लेकिन वह बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए वह केवल खड़ा रह सका। हालांकि उसकी उपस्थिति ने सभी के मन में चल रही अटकलों की पुष्टि कर दी। अंकल, मास्टर जैसे साधना स्तर वाले व्यक्ति को अवाक होने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है? फिर से स्थानांतरित, उसकी दयालुता को कम मत होने दो। तुम्हें कठिन अभ्यास करना होगा। छोटे मालिक, क्यों न आप पहले आराम करें, जानकारी की जांच करें और फिर किसी और दिन इस बारे में बात करें। वू युआन भी चिंता से भरा हुआ जल्दी से सामने आया। सू यिन ने अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर सुअर पालने के बारे में बात की और थका नहीं था। आपको किस लिए आराम करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या आप जानते हैं कि आप येनिक्सियांजू से संप्रदाय तक कितनी दूरी पर हैं? कल वापस आएं। मेरे पास वास्तव में इतना खाली समय नहीं है। वैसे भी ये बस कुछ समय के लिए अपना मुंह बंद रखने का मामला है। यदि आप प्रासंगिक जानकारी पा सकते हैं तो शायद आप अगले व्याख्यान के बिना उस भावना को जुटा सकते हैं। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आओ। ये देखकर कि चाचा बहुत थके हुए थे और उन्हें संप्रदाय का इतिहास सीखना था, वू युआन और भी अधिक भावुक हो गया। उसने युआन बुई और अन्य लोगों का अभिवादन किया, कई शिष्यों की व्यवस्था की और वह मार्ग का नेतृत्व करते हुए संप्रदाय के पुस्तकालय की दिशा में चला गया। सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगा। पूरे संप्रदाय में सर्वोच्च पदस्थ व्यक्ति होने के कारण उनके पास सर्वोच्च अधिकार था और वे शीघ्र ही शीर्ष पर आ गए। चाचा मास्टर, मैं आपको केवल यहाँ भेज सकता हूँ, एल्डर वू युआन ने कहा। शीर्ष स्तरीय पुस्तकों को केवल पिछले राजवंशों के संप्रदाय मास्टर द्वारा ही देखा जा सकता है, भले ही वह वर्तमान शहर जियांजों का सबसे मजबूत बुजुर्ग हो, वो पात्र नहीं है। सिर हिलाया, सू यिन ने दूसरे व्यक्ति के जाने का इंतजार किया, फिर कमरे की ओर देखा। यहाँ केवल 100 फ्लैट हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। www.mtlnovel.com। बीच में एक फ्यूटन है और कोने में बुकशेल्फ पर दर्जनों किताबें पंक्तिबद्ध हैं जो बहुत जर्जर दिखती हैं। कुछ कदम आगे आकर एक प्रति उठा ली। इस तकनीक का रहस्य यही है। मैंने इसे फिर से स्कैन किया और मैं इसका अभ्यास नहीं कर सका। लगभग आधे घंटे में उसने सभी किताबें पलट दी। उनमें से अधिकांश मार्शल आर्ट थीं और कुछ मार्शल आर्ट थीं संप्रदाय के इतिहास के लिए वास्तव में थे, लेकिन 90% से अधिक पृष्ठ अतीत में उत्कृष्ट शिष्यों के नाम के साथ लिखे गए थे, मरम्मत आधार रिकॉर्ड और इस तरह। पुस्तक पढ़ने के बाद सू यिन को भी झेंगशियांगजों के इतिहास की एक निश्चित समझ है। मो युआन ने जो कहा उससे मिलता जुलता है। 10,000 साल पहले ये बहुत शानदार था। सबसे शक्तिशाली सुजैन ये जुबान के पतन के साथ वह धीरे धीरे कमजोर होता गया। 10,000 साल पहले के अधिपति से लेकर वर्तमान प्रथम श्रेणी के संप्रदाय तक ये टिक नहीं सकता। उनमें से सभी उत्कृष्ट शिष्यों पर ध्यानपूर्वक नजर रखी गई है तथा वू दाओक्सियन, हुआंग लोंगटियन, वांग कियांचेंग, ली वाननियन और ली शियू का नाम भी इसमें नहीं है। अर्थात यदि इन पुस्तकों को भुलाया नहीं गया तो कौशल सिखाने वाले 36 कैन नियान जैनशियांगजों के शिष्य नहीं हैं। ये थोड़ा अजीब है।
हर किसी के पास अद्वितीय कौशल हैं और यहाँ तक कि एक ऋषि के रूप में रहने की हिम्मत भी है, लेकिन संप्रदाय का कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं, वह यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? क्या ये वास्तव में एक परी हो सकती है जिसे दबाया गया था? ये संस्थापक पूर्वज येजुआन निषिद्ध कला में अच्छा है। क्या ये हो सकता है कि उसने निषिद्ध भूमि का निर्माण किया? उसके दिल में एक विचार आया, सुयिन कामपुठी, अगर यह सच है तो इस येजुआन की ताकत क्या है? तुम इन अमर लोगों को क्यों दबाना चाहते हो, यहाँ तक कि एक संत को भी? 10,000 साल पहले क्या हुआ था? मैं अपने दिल में सोच रहा था, बस ये देखना चाहता था कि क्या अन्य स्थानों पर मास्टर येजुआन के बारे में कोई जानकारी है। अचानक मेरा शरीर अकड़ गया। कक्षा से आभा वास्तव में हिल गई। पिछले 2 बार के अनुभव के अनुसार यदि आप फुर्तीले बम का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको उसी वर्ग का उपयोग जारी रखना होगा। एकमात्र अंतर यह है कि आप संत को नहीं दिखा सकते हैं। यह आभा कक्षा से प्राप्त हुई थी। मुझे लगा कि इसे पढ़ाना जारी रखना चाहिए। ये बिना चेतावनी के कैसे काम कर सकता है? ये जानते हुए कि भले ही इसे चलाया जा सके, समय बहुत लंबा नहीं होगा, सुयिन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। ध्यान केंद्रित किया, जल्दी से आभा को नियंत्रित किया और डेंटियन के पास पहुंच गया। आध्यात्मिक ऊर्जा ने प्रतिरोध नहीं किया और वह धीरे धीरे उसके विचारों के साथ प्रवाहित हुई और उसे डेंटियन स्थिति तक आने में थोड़ा समय लगा। धमाका, ताई ची आरेख फिर से घूमने लगा और एक और तारा प्रकाशित हो गया, लेकिन इस बार यह चिकित्सा या कीमिया वाले व्यक्ति के करीब नहीं था, बल्कि विपरीत दिशा में था। सांस छोड़ते हुए सुयिन हंसा। मैंने सोचा था कि मुझे हर समय खुद को रोके रखना होगा, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी पूरी तरह से निश्चिंत होकर सितारों को रोशन कर दूंगी। क्या हुआ? क्या कोई उनके सिखाए गए कौशल को समझ सकता है और पुनः आगे बढ़ सकता है? इसे भूल जाओ, जब हम बाहर जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। चलो मास्टर, ये जुबान की जानकारी ढूंढना जारी रखें। क्यों के बारे में सोच नहीं सकते? सुयिन उलझी नहीं है, जानकारी की जांच जारी रखें। छिपे हुए जियांजू के गेट के बाहर तोते के पीछे पीछे लियू यी यहाँ पहुंचे। अपना सिर घुमाया और संप्रदाय की दिशा में देखा। मार्शल आर्ट क्षेत्र की आभा को उल्टा लटका हुआ देखकर अनगिनत संत युवान का सच्चा अर्थ उबल गया। ये जानते हुए कि यह शिक्षक का चाचा होना चाहिए जो सिखा रहा था, वह अपनी छाती पकड़ रहा था और कुछ रोना चाहते थे। जाहिर है भगवान ने उसे एक मौका दिया था, लेकिन उसने गलत चुनाव किया और उसका दिल दुखा। शिक्षक की ओर देखा जो खाने के लिए कीड़े ढूंढते हुए यार्ड में इधर उधर उड़ रहा था, थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। रहने भी दो, एक दिन के लिए शिक्षक बनो और जीवन भर के लिए शिक्षक बनो। चूंकि मैंने चुना है इसलिए पछताने की कोई बात नहीं है। हालांकि यह शिक्षक बहुत विश्वसनीय नहीं लगता। मास्टर, मुझे कैसे अभ्यास करना चाहिए? थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने अभी भी उसे अनदेखा किया है, लियू यी खुद को दोबारा पूछने से रोक नहीं सका। यदि शिक्षक ज्ञान नहीं देते हैं और अब मैं शिक्षक के चाचा की कक्षा सुनने के लिए वापस जाता हूं तो कुछ लाभ होगा और मैं इतना थकूंगा नहीं। खेती, मैं अभी तैयारी कर रहा हूं। अपने पंखों को थपथपाते हुए तोता कुछ बार घूमा और जमीन पर उतरा, अपने पंजों से जमीन को कुछ बार मारा और फिर हल्के से चोंच मारी। एक उंगली जितनी मोटाई वाला कीड़ा पकड़ा गया और वह मुड़ता रहा, लेकिन फिर भी वह उससे छुटकारा नहीं पा सका। तोता संतुष्ट होकर पुनः उड़कर आया और कीड़े को नीचे रख दिया। ये पहला पाठ है जो मैंने तुम्हें सिखाया है, इस कीड़े को खाओ। लियू यही अचंभित थी। यहाँ तक आते आते मैं ये सोच रहा था कि हालांकि दूसरा पक्ष एक पक्षी है, आखिरकार वह चाचा शी के पीछे है और उसने बहुत सारी बुद्धिमत्ता, तलवारबाजी और अभ्यास खोल दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या सिखाना है। परिणामस्वरूप मुझे कीड़े खाने दो। क्या यह मानवीय बात है? उसने सिर घुमाकर देखा तो एक गधा और एक कछुआ धीरे धीरे चल रहे थे, मानो दरवाजे से लोगों को आते देख रहे हों। वह भी कौतूहल से भर गया। यह वो प्रशिक्षु है जो उस दिन मुझे एक शिक्षक के रूप में पूजेगी। आज से मैं एक शिक्षक बनूंगा और उसे अभ्यास करना सिखाऊंगा। एक दोस्त को आते देख तोते ने उत्साह से परिचय कराया। उसे अभ्यास करना सिखाओ। तुम क्या करोगे? कैसे सिखाओगे? गधे ने देखा। मैं, अपना सिर झुकाते हुए तोते ने कुछ देर सोचा। आप उसे हमारी तरह खाना सिखा सकते हैं। ठीक है, गधे ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। लियू यही थक गई थी। क्या खाना सीखना जरूरी है? मैं वहां बहुत पहले पहुंच जाऊंगा, ठीक है? अपनी मानसिक यात्रा को अनदेखा करते हुए तोते ने सुंदर चेहरे वाली लड़की को देखा और देखा कि वह उलझे हुए चेहरे के साथ कीड़ा पकड़े हुए है। लोगों को पता नहीं था। तुम इसे क्यों नहीं खाती? ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं, लियू यही रोते हुए अवाक रह गई। क्या ये शिक्षक द्वारा उसकी परीक्षा है? लेकिन ये कच्चा है और इसमें कीड़ा है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? शायद। बूढ़े कछुए की धीमी आवाज सुनाई दी। उसे खाने के लिए बहुत कम लगता है। हाँ, ऐसा ही है। तोते ने सिर हिलाया। छोटा है, इतना कीड़ा ही काफी है, इसे तो बहुत खाना चाहिए। कीड़े ढूंढने ही वाली थी कि लड़की सिकुड़ गई। मैं खाती हूँ। मेरा क्या मतलब है?
मैंने वास्तव में उसके वापस आने के लिए बहुत कुछ पाया। अपने दांत पीसना और एक खाना बेहतर है। बुदबुदाया, गहरी सांस ली। लियू यी ने अपनी आंखें बंद की और कीड़े को अपने मुंह में ठूंस लिया। उसने चबाने की हिम्मत नहीं की और निगल लिया। गुरुजी, ये खत्म हो गया। लियू यी ने अपनी मतली को रोकते हुए दांत पीस लिए। खून और गहरी नफरत को सहन करते हुए, जब तक शिक्षक चीजें सिखा सकता है तब तक आपको मौत से डर नहीं लगता। अकेले ही एक कीड़ा खा लो, इतना खराब भी नहीं। संतोष में सिर हिलाया और तोते ने गधे और बूढ़े कछुए की ओर देखा। क्या बात है, मैं अपने प्रशिक्षु को स्वीकार करने पर मुझे बधाई नहीं देना चाहता। क्या ऐसा कोई बुजुर्ग है? ओह ठीक है। गधा उलझन भरे चेहरे के साथ मुड़ा और वापस आंगन की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद वह मुंह में घास का एक टुकड़ा लेकर वहां पहुंचा। यह वही है जो मैंने बहुत दिनों से बचाकर रखा था और खाने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। लियू यी फिर रुक गई। एक साधारण कुत्ते की पूंछ वाली घास, मैं इसे अभी तक खाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने इसे दुनिया में कैसे नहीं देखा है। जब वो अवाक रह गया तो बूढ़ा कछुआ भी आगे आया। उसके मुंह में एक हथेली के आकार का सुनहरा काप था। यहाँ आप दोनों चाचाओं को धन्यवाद। आंखें चमक उठी और तोता जल्दी से बोला। हाँ, लियू यी रोना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने सिर हिलाया और झुककर कहा, धन्यवाद दोनों चाचाओं। तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए और उत्साह से देखा। जल्दी करो और खाओ। हाँ, वैसे भी कीड़े खाए जाते हैं, कच्ची मछली, घास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। www.mtlnovel.com ने गहरी सांस ली, अपने दांत पीस लिए। लियू यी ने भी इन दोनों चीजों को अपने पेट में निगल लिया। यदि आप इसे नहीं पचाएंगे तो आप इसे नहीं पचा पाएंगे। मैं उन्नत तलवारबाजी व्यायाम सीखना चाहता हूँ और बिना कष्ट के अपनी ताकत में तेजी से प्रगति करना चाहता हूँ। ये कैसे संभव हो सकता है? मुश्किल से निगलने के बाद लियू यी एक बार फिर अपने सामने तोते की ओर मुड़ा। गुरुजी, मैंने खाना खत्म कर दिया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब अभ्यास कैसे करना है? खेती। तोता अचंभित रह गया और उसने अपना सिर हिलाया। ये खत्म हो गया, आज के लिए बस इतना ही। चलो पहले वापस चलें। लियू यी की आंखें काली हो गईं। मुझे बुलाया और शिक्षक के चाचा के पाठ्यक्रम में देरी की, सिर्फ एक कीड़ा, एक मछली और एक घास खाने के लिए। हालांकि मैंने अनुमान लगाया था कि यह शिक्षक अविश्वसनीय हो सकता है, लेकिन उसे इतना अविश्वसनीय होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, चलो पहले वापस चलें, आज की क्लास खत्म हो गई है। तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए। हाँ, शिक्षक को ये कहते देख प्रश्न पूछना जारी रखना अशिष्टता थी। लियू यी निराश हो गया और मुड़कर संप्रदाय की दिशा में चला गया। अरे, मैं इस टीचर को पहचानता हूँ। लगता है मैं जिंदगी में कभी बदला नहीं ले पाऊंगा। ये क्या है? लड़की चली गई और चक्की खींच रहा बड़ा शैतान उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगा। तीनों मालिक, क्या तुम मुझे घास और मछली में से कुछ खाने को दे सकते हो? मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है और कैटरपिलर ठीक है, मैं नहीं चुनता। क्या तुम मर सकते हो? गधे ने देखा। ये बड़े शैतान ने अपना सिर खुजलाया। मैं मर नहीं सकता। चूंकि मैं मर नहीं सकता तो तुम यहाँ क्या करोगे? मैं आज आटा पीसना समाप्त नहीं कर सकता। विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, गधे ने गुनगुनाया। बड़े शैतान की आंखें लाल थीं। वैसे भी यह आपका पालतू जानवर है। क्या यह उस शिष्य जितना अच्छा नहीं है जिसने इसे अभी अभी प्राप्त किया है? मैं समझौता नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। आश्रम छोड़कर लियू यी बेतहाशा भागा। कीड़े खाने से पहले मुझे लगा कि अनगिनत आभाएं संप्रदाय पर एकत्रित हो रही हैं। ये शिक्षक के चाचा होने चाहिए जो पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह अब पकड़ सकता है या नहीं। नहीं रख सकते, यह एक बड़ा नुकसान है। यह बहुत समय नहीं हुआ है। मैं प्रशिक्षण मैदान में वापस आया और देखा कि ऊंचे मंच पर कोई आकृतियां नहीं थीं। अंकल शिव बहुत पहले ही गायब हो गए थे। लियू यी अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना चेहरा हिलाए बिना नहीं रह सका। अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। एक सप्ताह के बाद चारों ओर देखने पर नुकसान की भावना और भी प्रबल हो जाती है। शिक्षक चाचा की शिक्षा का प्रभाव अच्छा नहीं है, इसलिए इसे भूल जाओ। केवल आधे घंटे के बाद ऐसा लगता है कि सभी उपस्थित लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली है। क्या अधिक है, वे एक के बाद एक 2 स्तरों और 3 स्तरों को तोड़ चुके हैं। ये बहुत बुरा है। अगर वह वहां होती तो वह निश्चित रूप से सभी से बदतर नहीं होती। उसके पास आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर था, लेकिन उसे शिक्षक ने कीड़े खाने के लिए खींच लिया। दिल धड़क रहा है। लियू यी रोना चाहती है। मैं पहले अपने प्रशिक्षुता में सफल रहा था और मुझे लगा था कि मैंने लाभ कमाया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने नुकसान उठाया है और मैंने बहुत कुछ खोया है। जब वह हताश था तभी एक गर्वित आवाज गूंजी, क्या ये जूनियर भाई लियू नहीं है जो अपने चाचा के प्रिय को अपना शिक्षक बनाकर प्रशिक्षु बना चुका है? लियू यी ने ऊपर देखा और तुरंत लियू चांग और झोउ युआन को आते देखा। इस समय लियू चांग पहले से ही पुनर्जीवन के 9 स्तरों के साथ एक पावरहाउस है। सच्चे सार का एक शरीर लोगों को महान उत्पीड़न दे रहा है,
झोउ युआन भी पुनर्जीवन के 7वें स्तर पर पहुंच गया, अपने पिछले स्वयं की तुलना में केवल मजबूत लेकिन कमजोर नहीं। मैंने तुम्हें आधे घंटे से नहीं देखा है और मुझ में बहुत सुधार हुआ है। ये जानते हुए कि उसका उपहास किया जाएगा, लियू ही ने इसे नजरअंदाज कर दिया और मुड़कर वापस चला गया। पकड़ना। कुछ तेज कदम उठाते हुए, सामने वाले को रोकते हुए, लियू चांग का मुंह ऊपर उठा, उसका चेहरा मुस्कुराया और मुस्कुराया नहीं। अगर कोई शिक्षक है जो अकेले एक छोटा सा चूल्हा बनाता है और अकेले सीखता है, तो जूनियर भाई लियू निश्चित रूप से बेहतर प्रगति करेगा। ये सिर्फ इतना हुआ कि हमने शिक्षक के चाचा की कक्षा सुनी। कुछ अंतर्दृष्टि के साथ, कैसा रहेगा, मेरे साथ फिर से प्रतिस्पर्धा करें? कोई जरूरत नहीं है। लियू ही ने अपना सिर झुकाया और जाने ही वाला था, केवल 2 कदम चला और फिर से रोक दिया गया। चिंता मत करो। क्यों? प्रसिद्ध शिक्षक की पूजा करने के बाद मुझे वही संप्रदाय भाई पसंद नहीं है। मैं ईमानदारी से आपसे सलाह मांगता हूँ और मैं भाई लियू से भी सलाह मांगता हूँ। मुस्कुराते हुए लियू चांग ने जानबूझकर अपने चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ प्रसिद्ध शिक्षक शब्द को बढ़ा दिया। इतना बड़ा शोर था और वह अपनी जादुई शियू स्थिति को उजागर करना चाहता था, लेकिन अंत में उसने एक बड़ा ऊलोंग बनाया और इसलिए चाचा मास्टर के सामने एक बुरा प्रभाव छोड़ दिया। यदि इस बदले की घटना की रिपोर्ट नहीं की गई तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा? एक ही संप्रदाय के भाइयों, आओ एक दूसरे से सीखें। ये कुछ भी नहीं है। साधकों, आकाश के खिलाफ जाओ। अगर आप सीखने की हिम्मत भी नहीं करते तो आप अभ्यास कैसे कर सकते हैं? किस आकाश के खिलाफ? लियू यी ने फिर से मना करना चाहा और भाई शेन वांग की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। मुझे नहीं मालूम कब ये भी आ गया। फिर से हारना बहुत बड़ी बात है। ये जानते हुए कि वह बच नहीं सकता, अपने दांत पीसते हुए लियू यी ने लंबी तलवार खींच ली। अपमान, अपमान। वैसे भी जब से मैंने 2 साल पहले शुरुआत की है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं जीता है। फिर से हारना कोई शर्मनाक बात नहीं है। ये लगभग, उसकी आंखें चमक उठीं और लियू चांग ने भी अपनी तलवार निकाल ली। हालांकि अभी अध्ययन में तलवारबाजी की समझ में बहुत वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन साधना का आधार आसमान छू गया है और तलवार की आभा स्वाभाविक रूप से मजबूत है। एक चाल लोगों को भारी उत्पीड़न देगी। ये पहले की तुलना में 2 गुने से अधिक शक्तिशाली है। लियू यी की पुतलियां सिकुड़ गईं। केंडो के बारे में प्रतिद्वंद्वी की समझ भी उसके जैसी ही है। सरल चालों से जीतना इतना आसान नहीं है। इस समय ये स्पष्ट है कि वह दूसरों पर हावी होने के लिए बल का उपयोग करना चाहता है। सुपर मजबूत खेती के आधार का उपयोग करके एक बल से 10 बार तोड़ना है और इसे जोर से तोड़ना है। निर्दयी है, काफी निर्णायक है। ये जानते हुए कि वह बच नहीं सकता, लियू यी को उसका अभिवादन करने के लिए अपनी तलवार उठानी पड़ी। अगर वह घायल होता तो वह घायल हो जाता, वैसे भी उसे इसकी आदत थी। अरे, यह आदमी बदकिस्मत होने वाला है। अपने दोस्त की हरकतें देखकर झोउ युआन को समझ नहीं आया कि उसने क्या किया है और वह उपहास करने लगा। एक 7 परतों के साथ सांस को इकट्ठा करता है और दूसरा 9 परतों के साथ। ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। एक बार जब आप एक दूसरे को छू लेते हैं तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है और आपके पास विरोध करने का मौका भी नहीं होता है। की आवाज में तलवारें एक दूसरे को छू गईं। झोउ युआन की मुस्कुराहट पूरी तरह से खिल नहीं पाई थी और वह तुरंत उसके चेहरे पर जम गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये असंभव। न केवल वह, बल्कि उत्साह को देख रहे सभी लोग भी अविश्वास से भर गए, कांप उठे। सभी की नज़र में लियू यी, जो ताकत को सहन नहीं कर सकता था, आसानी से पीछे हट गया। इस समय एक हल्की तलवार के साथ लियू चांगू ने अपना मुंह हिलाया और उल्टा उड़ गया। अरे, उसकी पीठ पत्थर के चबूतरे पर जा लगी और उसे खून की उल्टी होने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक गर्जना के साथ ऊर्जा की 9 परतों की शक्ति एकत्र हुई और ये तेजी से आगे बढ़ी और लियू चांग की शानदार तलवार की रोशनी एक बार फिर गिर गई। का चेहरा पीला पड़ गया और लियू यी ने फिर से उनका अभिवादन करने के लिए अपनी तलवार उठाई। अरे, लियू चांग फिर से उल्टा उड़ गया। टक्कर के बल के कारण उसकी भुजाएं लगातार हिल रही थीं। लियू यी दंग रह गई। मैंने कोई बल प्रयोग नहीं किया। यह आदमी तो पीछे हट गया, खून की उल्टियां करने लगा और बुरी तरह घायल हो गया। क्या हुआ? यदि पहली बार भाग्य है तो दूसरी बार निश्चित रूप से ताकत है। वो संदेह से भरा हुआ था। उसने लंबी तलवार उठाई और उसे फिर से काट दिया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और लियू चांग ने विरोध करना चाहा। उसे अचानक एक शक्तिशाली सांस ने जकड़ लिया और वह इससे बिल्कुल भी बच नहीं सका। रुकना! एक चीख निकली और लियू चांग ने उसके कंधों को पकड़ लिया, एक तरफ लुढ़क गया और जल्दी से अपना सिर घुमाया। फिर उसने लियू यी की लंबी तलवार देखी जो उस जगह पर गिरी थी जहां वह खड़ा था। क्लिक करें। जब वो जमीन पर गिरा तो ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा पत्थर उस पर आकर गिरा हो। एक जोरदार गर्जना हुई और एक मोटी तलवार का निशान तुरंत दूर तक उछलकर एक पत्थर के चबूतरे पर जा गिरा। धमाका! दोनों द्वारा पकड़े गए विशाल पत्थर मौके पर ही टूट गया और फटकर चूर्ण बन गया। ये चारों ओर एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया।
यहाँ तक कि साधनारत शिष्यगण जो www.okanshu.com पढ़ रहे थे भी रुक गए। सभी यहाँ देखने लगे। लियू चांग का चेहरा और भी पीला पड़ गया और वह कांपता रहा। यदि वरिष्ठ भाई शेन वांग ने उसे महत्वपूर्ण क्षण पर दूर नहीं खींचा होता तो वह निश्चित रूप से चकमा देने में सक्षम होता और वह निश्चित रूप से मर जाता। दूरी इतनी है, एक तलवार इतने बड़े पत्थर को टुकड़ों में तोड़ देती है। ये शक्ति पहले से ही कास्ट मूल क्षेत्र के एक मास्टर के बराबर है। ये कैसे हो सकता है? हर कोई आश्चर्यचकित था और लियू यी तो और भी अधिक स्तब्ध और हतप्रभ थी। खेती का आधार तो बढ़ा नहीं, ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? क्या ये मांस हो सकता है? उसके दिमाग में एक विचार आया। भौतिक शरीर वास्तविक सार से भिन्न है। ये थोड़े समय के लिए अपनी शक्ति बढ़ाता है और सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बिना इसका पता लगाना कठिन है। उसने जल्दी से अपनी आत्मा को सक्रिय किया, ऊपर देखा और फिर उसकी आंखें लाल हो गईं। आशा के अनुसार उसका भौतिक शरीर बहुत अधिक बढ़ गया है। इस समय भले ही वह अपने असली सार पर भरोसा न करे, वह अपने भौतिक शरीर का उपयोग अकेले ही तीसरे और चौथे स्तर के कास्टिंग के पावरहाउस के खिलाफ लड़ने के लिए कर सकती है। ये शिक्षक है। लियू यी को अचानक एहसास हुआ कि वह क्या सोच रहा था। अभी अभी तो मैंने सोचा था कि शिक्षक उसके लिए कीड़े खाएगा। यह नेटो का नाम था, उसे अपमानित करना, और अब मुझे समझ में आया कि यह एक बग है, लेकिन एक टॉनिक है। स्वर्ग और भौतिकता का असली खजाना। आंखों के गड्ढे लाल हो गए थे और मैं बहुत दुखी हो गया था ये जानने से कि शिक्षक एक तोता है। मैं हमेशा थोड़ा उदास रहता था। अब तक मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल भी मामला नहीं है। वो उसके प्रति पूरी तरह ईमानदार है, हमेशा इसके लिए तैयारी करती रहती है। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करना। ये बग निश्चित रूप से खोजना आसान नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि इसे प्राप्त करने के लिए अनगिनत कीमतें लगी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे आभारी होना है, और मेरे पास सभी प्रकार की गलतफहमियां हैं। गुरुजी, मैं गलत था, धन्यवाद। अगली बार कीड़े, घास या कच्ची मछली खाने की बात मत करना, आप कुछ भी खा सकते हैं। 4 लड़ाई खत्म हो गई थी और लियू यी जल्दी से चली गई। उसे लगा कि कीड़े, घास और इस तरह की चीजें पूरी तरह से पच नहीं पाई हैं। एक बार जब ये खत्म हो जाएगा तो उसकी ताकत निश्चित रूप से फिर से बढ़ जाएगी। उसे जाते देख चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक अज्ञात समय के बाद एक अविश्वसनीय आवाज गूंजी, तुमने कहा, क्या ये चाचा शिजुजू का पालतू है? यही कारण है कि उसके शिक्षक ने छोटा स्टोव खोला? हर कोई हैरान था। तभी शेन वांग और लियू चांग ने प्रतिक्रिया दी, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने पहले सोचा था कि जब मैं किसी पक्षी का प्रशिक्षु था तो उसके मस्तिष्क में कोई समस्या थी। इस पल मुझे एहसास हुआ कि यह वही थे जिनके मस्तिष्क में समस्या थी। चाचा मास्टर की बातें, क्या आप सामान्य ज्ञान का उपयोग करके अनुमान लगा सकते हैं? इन दिनों दायानचेंग में जो हलचल मची हुई है वह वही है जो उसके बूढ़े पिता नहीं चाहते थे। वो बर्तन जो मुझे पसंद नहीं था, 17 शक्तियों द्वारा उकसाया गया था और उन्हें संयुक्त रूप से 9 मिलियन टैल चांदी की कीमत पर खरीदा गया था। अपने आप से एक पालतू जानवर को पालना कैसे सरल हो सकता है? हम बेवकूफ़ हैं। अचानक एहसास होने पर शेन वांग, लियू चांग और अन्य लोगों ने मन ही मन अपने दिल में फैसला किया, भविष्य में आप चाचा मास्टर को शामिल करेंगे, चाहे वह पक्षी हो या कोई अन्य जानवर, भले ही वह एक बर्तन हो। आप अवसर को नहीं छोड़ सकते। आपको प्रशिक्षुता का एक तरीका खोजना होगा। मुझे नहीं पता कि खोज में कितना समय लगा और सुयिन थक कर पुस्तकालय से बाहर चली गई। किताबों में पूर्वज ये जुबान के बारे में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि वह सीलिंग में अच्छा है और वह बेहद प्रतिभाशाली है। 100 साल की उम्र से पहले वह लगभग अजेय था। इसके बाद जो कुछ हुआ और अंततः वे कैसे समाप्त हुए, इस बारे में एक शब्द का भी उल्लेख नहीं किया गया। मुझे डर है कि यह वास्तव में 36 कैन्यान से संबंधित है। सामान्य परिस्थितियों में संप्रदाय के पूर्वज और एक सुपर जीनियस को अनगिनत लोगों द्वारा पूजा जाना चाहिए। उनके शरीर पर प्रकाश सूर्य की तरह चमकदार है, चाहे कितने भी रिकॉर्ड दर्ज किए जाएं, यह अत्यधिक नहीं है। नतीजतन कोई भी संप्रदाय नहीं है जो उन्हें विरासत में मिला हो। अगर कोई कारण नहीं है तो वह विश्वास नहीं करता था कि वह मारा गया था। वू युआन और अन्य लोगों से मिले और इसके बारे में पूछा। परिणामस्वरूप उन्होंने 36 संतों के नाम कभी नहीं सुने हैं और वे स्कूल के संस्थापक के कार्यों के बारे में भी स्पष्ट नहीं हैं। वैसे छोटे मास्टर ये जुबान ने एक बार संप्रदाय के छोटे भाई चेन जियाओ द्वारा संरक्षित एक बादल और बारिश की तलवार छोड़ी थी। आध्यात्मिकता के साथ उससे पूछो, शायद आप कुछ जान सकें। सोच विचार कर, वू युआन दाओ, मुझे दिखाने ले चलो। सु यिन की आंखें चमक उठीं। नज़दीकी मुकाबले के लिए एक हथियार के रूप में आपको बहुत कुछ जानना चाहिए। शायद आप निषिद्ध क्षेत्र और 36 ऋषियों की उत्पत्ति जान सकें। ठीक है, वू युआन ने सिर हिलाया और फिर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। ये तलवार बहुत घमंडी है। थोड़ी देर बाद, अगर आप कुछ भी अपमानजनक कहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जियाओ शुशु मुझे माफ़ कर देगा। इस तलवार का इस्तेमाल संस्थापक पूर्वज ने तब किया था जब वह युवा थे।
इसे पूरे शहर में जियानज़ोंग का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है, लेकिन ये बहुत घमंडी है। हजारों सालों से 100 से ज़्यादा प्रतिभाशाली लोगों ने बिना सफलता के इसे परिष्कृत करने की कोशिश की है। उसने भी कोशिश की, लेकिन उसे बहुत बुरी तरह से डांटा गया। अगर वह जियाओ शिशु को डांटता तो उसे शर्मिंदा होना पड़ता। ये ठीक है, सू यिन ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि शोधन यंत्र के सितारे अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, फिर भी वह पहले से ही आश्वस्त हो सकता है कि उसने जो स्त्री कौशल सीखा है वह इससे संबंधित अवश्य होगा। यदि दूसरा पक्ष सचमुच बहुत घमंडी है तो परिष्कृत बर्तनों को फेंक दीजिए। कोई मजबूत सच्चा सार शक्ति नहीं है। मो युआन जैसे मजबूत के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक हथियार से निपटना आसान होना चाहिए। टाउन जियाज़ोंग के खजाने के घर में बहुत ज़्यादा खजाने नहीं हैं, यहाँ तक कि निम्न श्रेणी की आत्मा की कलाकृतियाँ भी दुर्लभ हैं। जहाँ तक खनिजों और औषधीय पदार्थों की बात है तो वे और भी दुर्लभ हैं। ये लिंगशी है। दीवार के कोने में पत्थरों का ढेर देखकर सू यिन की आंखें चमक उठीं। प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के रूप में वह एक पूर्ण आध्यात्मिक नस को नियंत्रित करता है। भले ही यह कमजोर हो, फिर भी आध्यात्मिक पत्थरों जैसे खेती के लिए कई आवश्यक वस्तुएं हैं। उन्होंने एक को उठाया, उसे अपनी हथेली में रखा और उसमें से आभा को अवशोषित करने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर फिर से लाचारी झलकने लगी। इसे भी अवशोषित नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका शरीर, यहाँ तक कि आत्मा पत्थर में आध्यात्मिक ऊर्जा भी समान रूप से खारिज कर रही है। इस बारे में सोचने से पहले कि क्या वह इस चीज़ का उपयोग खेती करने के लिए कर सकता है, अब ऐसा लगता है कि वह बहुत ज़्यादा सोचता है। छोटे मालिक, वह यून युजियान है। आत्मा पत्थर को नीचे रख दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। पत्थर पर खड़ी एक लंबी तलवार अकेले दृष्टि की रेखा में दिखाई दी। बड़े वू चेन जियो तलवार की रखवाली करते हुए पास आया। जब सू यिन पढ़ा रहे थे तब वे यहाँ से बाहर नहीं गए थे और उन्हें नहीं पता था कि यह लड़का कौन है। वरिष्ठ भाई चेन, ये जूनियर अंकल हैं, वू युआन ने परिचय कराया। छोटे मालिक, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और चेन जियाओ ने जल्दी से सिर झुका लिया। उसने भी पिछली रात जो हुआ था उसके बारे में सुना था। उसने अपना हाथ हिलाया। सू यिन ने उसका अभिवादन नहीं किया और कुछ कदम चलकर पत्थर के मंच पर पहुंच गई। स्कूल के संस्थापक द्वारा इस्तेमाल की गई यून्यू तलवार अन्य तलवारों से बहुत अलग नहीं है, लेकिन ये थोड़ी पतली और तेज दिखती है। चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। तलवार पर सड़क का पैटर्न उकेरा गया है, लेकिन ये कई जगहों पर टूटा हुआ है और यह स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण है। बर्तन जितना भी अच्छा नहीं, ध्यान से बोलो तो ये तलवार उस पान जितनी भी अच्छी नहीं है जो वह नहीं चाहता। पत्थर के मंच पर यून युजियान ने इस युवक को बिना किसी साधना कौशल के देखा और चारों ओर देखा, भौहें सिकोड़ते हुए और आहें भरते हुए, लगभग आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो गया। क्या गलत है? मैंने ऐसी शक्तिशाली तलवार नहीं देखी है। आपको बता दूं, www.mtlnovel.com, मैं अपने दरवाजे, मेरी यून्यू तलवार को भी परिष्कृत नहीं करना चाहता। केवल अद्वितीय मजबूत ही इसके योग्य हो सकते हैं। सू यिन ने अपना सिर हिलाया। तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। मैं तुम्हें परिष्कृत नहीं करना चाहता, मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कट। यून युजियान ने व्यंग्य किया। मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत देखा है। मैंने जानबूझकर मुझसे संपर्क करने के लिए एक बहाने के रूप में सवाल किया। क्या इसका उद्देश्य मुझे परिष्कृत करना नहीं है? तुमसे कहता हूँ, सपने मत देखो। इस आदमी को इतना आत्ममुग्ध और घमंडी देखकर सू यिन ने अपना सिर हिलाया, अपनी कलाई को घुमाया और उसके सामने एक बर्तन प्रकट हुआ। यून युजियान अचंभित रह गया और वह जल्दी से पत्थर के मंच से ऊपर कूद गया। यद्यपि वह प्रतिद्वंद्वी के स्तर को नहीं जानता, लेकिन वह अपनी सांस से ही उसे भांप लेता है और वह अपने आप से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। अर्थात यह अपने स्तर से भी अधिक ऊंचा आध्यात्मिक हथियार है। मालिक, मुझे पता है कि कल के व्यंजन तले हुए थे और मुझे आज उन्हें अच्छी तरह से पकाना होगा और मैं कभी परेशानी नहीं पैदा करूंगी। ये देखकर कि उसे बाहर निकाला गया था, उसके सामने एक तलवार थी। पैन ने सोचा कि मालिक उसे फिर से बेचने जा रहा है, इसलिए वह लगभग रोया और जल्दी से चिल्लाया, मुझे मत बेचो, ठीक है? नहीं तो मैं इस तलवार की आत्मा को गोली मार दूंगा। ये बकवास है। यून युजियान, उसके बेकार मुंह को अनदेखा करते हुए सू यिन ने अपनी कलाई को फिर से घुमाया और एक और बर्तन, एक स्पैटुला, एक छलनी और एक स्कूप पत्थर के मंच पर दिखाई दिया जो यून्यू तलवार से घिरा हुआ था। शक्तिशाली आभा से दबा हुआ व्यक्ति कांप उठा और हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। वैसे तुमने अभी क्या कहा? ऐसा करने के बाद सू यिन ने कुछ ही दूरी पर यून युजियान की ओर देखा। क्लिक करें, जमीन पर लेट जाओ। यून युजियान चापलूसी से भरा है। मास्टर, आप इसे जैसा कहते हैं वैसा ही परिष्कृत कर सकते हैं। जियो यूनियन, सब कुछ आप पर निर्भर है। सू यिन, वू युआन, चेन जियाओ। अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 96। वह झेंगसियाजों के जूनियर मास्टर हैं। वू युआन कभी भी जियानबाओ के संपर्क में नहीं रहा था। वह नंगी आंखों से कम समय में बर्तनों और धूपदानों के स्तर को पहचानने में असमर्थ था।
लेकिन चेन जियो अलग था। वह हर दिन खजाने के घर की रखवाली करता था और खजाने के प्रति बेहद संवेदनशील था। जैसे ही उसने युवा मालिक से चीजें निकाली, उसे अचानक इसका एहसास हुआ। इससे पहले मैंने उच्चतम स्तर का हथियार यून्यू तलवार देखा। मुझे लगा कि यह अपूरणीय है, इसलिए मुझे थोड़ा गर्व हुआ। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह ईर्ष्यालु था और वह जो परिष्कृत करना चाहता था, उसे परिष्कृत करना चाहता था। छोटे चाचा के सामने क्या इसकी गिनती भी नहीं की जाती? लोग जो बर्तन बेचने के लिए ले जाते हैं, वे तुमसे ज्यादा मजबूत हैं और तुमसे ज्यादा आज्ञाकारी हैं। तुम क्यों चाहते हो? ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दूसरे पक्ष की चापलूसी को नजरअंदाज करते हुए सु यिन ने कहा, चूंकि आपने लंबे समय तक ये जुवान का स्कूल के कुलपति का अनुसरण किया है, क्या आप होशान में निषिद्ध भूमि की उत्पत्ति जानते हैं? निषिद्ध भूमि? क्या कोई निषिद्ध भूमि है? मैं 10,000 साल से ज्यादा समय से बाहर नहीं गया हूँ, मुझे नहीं पता, युन युजियान ने जल्दी से जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुमने पैट्रियार्क की जुबान का अनुसरण किया था, तो झेंगसियांगजोंग में कोई निषिद्ध भूमि नहीं थी। सु यिन गंभीर दिखी। हालांकि मैं उनका शुरुआती हथियार था, लेकिन मैंने लंबे समय तक इसका पालन नहीं किया। मैंने 18 साल की उम्र में खुद को परिष्कृत किया। 20 साल की उम्र में जब मुझे एक नया हथियार मिला, तो मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। युन्युजियान का स्वर आक्रोश से भरा था, जैसे किसी बदमाश द्वारा त्याग दी गई लड़की हो। ये सु यिन सोच रही थी। जब कुलपति ये जुबान युवा थे, तो कोई निषिद्ध भूमि नहीं थी और कोई झेंगसियांगजोंग नहीं था। दूसरी पीढ़ी के सुजैन के अभिलेखों में वे दोनों मौजूद हैं। क्या यह इंगित करता है कि निषिद्ध भूमि संस्थापक पूर्वज से बहुत संबंधित है, यहाँ तक कि उसने ऐसा किया? क्या मेरे जैसे इस पूर्वज ये जुबान ने भी 18 वर्ष की आयु में ग्रैंडमास्टर के क्षेत्र में पहुंचने से पहले कैनियन के मूल्यांकन का अनुभव किया होगा? अचानक एक विचार उभरा। मैं हमेशा यही सोचता रहा हूं कि संस्थापक पूर्वज शक्तिशाली और अतुलनीय है। उन्होंने निषिद्ध भूमि का निर्माण किया और कई अवशिष्ट विचारों को अवरुद्ध किया। और यदि कारण और प्रभाव विपरीत हो जाए तो क्या होगा? वह बिल्कुल अपने जैसा ही था। संयोग से उसे कैनियन की विरासत मिली और वह एक ही बार में प्रसिद्ध हो गया। क्या यह अधिक उचित नहीं है? ये भी समझा सकता है कि यह इतना शक्तिशाली क्यों है, लेकिन दकियानझोउ, देयुआनझोउ और अन्य स्थानों के बजाय दूरस्थ देयुआनझोउ में संप्रदाय की स्थापना करना आवश्यक है। क्यूशू में से एक है। पूर्व आध्यात्मिक नसों की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में बात करता है, लेकिन बात के साथ अभी भी एक बड़ा अंतर है। ये सोचते हुए मैं पूछे बिना नहीं रह सका, तो क्या आप 18 वर्ष की आयु से पहले स्कूल के संस्थापक के अनुभव को जानते हैं? यून्यू तलवार हिल गई। ऐसा लगता है कि यह पीछे हट गई है। एक बार जब मैं बाहर आया, तो मैं ग्रैंडमास्टर दायरे में पहुंच गया। मुझे शिक्षक और इस तरह के विवरण की जानकारी नहीं है। वैसे भी मैंने इसे कभी नहीं देखा है। सु यिन विस्मयकारी है। इस तरह अभी की अटकलें इसे और अधिक संभावित बनाती हैं। ये पता चला है कि छोटे चाचा निषिद्ध भूमि और पूर्वज की स्थापना के बारे में जानना चाहते थे। संप्रदाय में ये दोनों चीजें संप्रदाय के गुरु द्वारा पारित की जाती हैं और किसी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं की जाती हैं। वरिष्ठ युन युजियान, यह नहीं जानना सामान्य है। तभी वू युआन ने बीच में टोका, अफवाह। हाँ, वू युआन ने सिर हिलाया। इस बार संप्रदाय के गुरु को उम्मीद नहीं थी कि वह गिर जाएगा, इसलिए उसने एक शब्द भी नहीं छोड़ा, अन्यथा उससे सब कुछ जानने के लिए कहें। सु यिन असहाय थी। सभी लोग मर चुके हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से समाचार समाप्त हो जाता है। हालांकि हमारे संप्रदाय के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और अन्य संप्रदायों के पास भी शायद कोई रिकॉर्ड न हो। वर्ष के कुलपति ने प्रतिबंध लगाने की तकनीक के साथ कई संप्रदायों को चुनौती दी और अन्य संप्रदाय निश्चित रूप से रिकॉर्ड रखेंगे। दूसरों की तो बात ही छोड़िए। एजियो क्लाउड संप्रदाय के मो युआन, उनकी वरिष्ठता बहुत अधिक है और वे एक सुजैन रह चुके हैं, इसलिए उन्हें बहुत कुछ पता होना चाहिए। सोच विचार कर, वू युआन दाओ, आप पूछ सकते हैं। सु यिन की आंखें चमक उठीं। मैंने कल रात दवाई देने का वादा किया था कि मैं उस लड़की का इलाज करूंगा, लेकिन मैं जल्दी में उसे भूल गया। अब मैं जाकर देख सकता हूं और इसके बारे में पूछ सकता हूं। कुछ और शब्द पूछे। उसके सामने यून्यू तलवार को देखकर वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था। सु यिन को अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। पत्थर के मंच पर बर्तन और धूपदान रख दिए, मुड़ा और बाहर चला गया। मत जाओ, कृपया मुझे परिष्कृत करो। युन युजियान चिंतित था। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करना चाहिए जो किस्मत में लिखा हो। आलस्य के कारण सु यिन बाहर चली गई। क्या मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं वास्तव में खुद को परिष्कृत नहीं करना चाहता। युन युजियान को इस पर विश्वास नहीं हुआ। आज सुबह जिस तलवार के इरादे ने तुम्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया था, उसे छोटे चाचा ने छोड़ दिया था, चेन जियाओ ने समझाया। युन युजियान पूरी तरह चिल्लाया, यह वही निकला। मुझे पता था कि वह इतना शक्तिशाली था। मैं मारे जाने का नाटक नहीं करूंगा। यह अफसोस की बात है कि सबसे अच्छा अवसर इस तरह से चूक गया। दयान सिटी, दयान मेडिकल सेंटर। राजकुमारी, नीचे आने में बहुत देर हो चुकी है, कृपया इसका प्रायश्चित करें।
कवच पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति शर्म से भरे चेहरे के साथ अभी भी एक घुटने पर बाई के सामने झुक गया। उसे शाही परिवार द्वारा राजकुमारी की व्यक्तिगत रूप से रक्षा करने का आदेश दिया गया था। परिणामस्वरूप मो युआन बहुत ताकतवर था, बहुत तेज था, इसलिए उसके पीछे चलना और धीरे धीरे उसे पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि तब तक एक दिन बीत चुका था। मैंने सोचा, लाओ मो न केवल एक डॉक्टर है बल्कि एक मजबूत विरासत भी है। राजकुमारी पीछे पीछे आती है और कोई खतरा नहीं होगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अचानक बीमार पड़ गया और लगभग एक व्यवसाय में मर गया। मैंने सचमुच अपनी जान नहीं बचाई। एक निजी रक्षक के रूप में मैं आपकी महिमा और रानी को कैसे समझा सकता हूँ? इसे छुड़ाना लगभग असंभव है। जनरल हान वेई को खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मैं बीमार हूँ। अगर मैं एक दिन और जी सकता हूँ, भले ही मैं मुनाफा कमाऊं, भले ही मैं अचानक मर जाऊं, मेरे पिता और माँ आपको दोष नहीं देंगे। बाई अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इतने सालों से बीमारी से पीड़ित है। www.mtlnovel.com। यद्यपि युवा, जीवन और मृत्यु लंबे समय से मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। राजकुमारी। अप्रत्याशित रूप से जब राजकुमारी ने ये कहा, हान वेई की आंखें लाल हो गईं और उसने कुछ ही दूरी पर मो युआन की ओर देखा। बूढ़ी मो, राजकुमारी की बीमारी, क्या वास्तव में इसका इलाज करने का कोई तरीका नहीं है? पहले तो कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब शायद ये हो सकता है। मो युआन ने झिझकते हुए कहा, शायद। जनरल हान वेई हैरान था, यहाँ तक कि बाई अभी भी एक पल के लिए स्तब्ध था, और फिर उसकी चमकदार आंखों ने एक चमकदार रोशनी जारी की। लाओ मो ने मजबूत आदमी को पाया जो गोली बादल ग्रेड की गोली को परिष्कृत करता है। क्या यह वही है? मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैंने ये पुष्टि कर ली है कि यह वही है जिसने फम में आपका इलाज किया था। मो युआनदाओ, मुझे ठीक करना। आप किस किशोर की बात कर रहे हैं? बाई को तुरंत ही अपने मन में गधे पर सवार सफ़ेद कपड़े पहने लड़के की छवि दिखाई देने लगी। ठीक है, मैं कोमा में था। बाद में डॉक्टर चू जियांग ने मुझे विस्तार से बताया कि उनकी चिकित्सा कौशल वास्तव में बहुत अच्छी है, लेकिन बाई अभी भी रुकी हुई थी। ये सिर्फ मेरी बीमारी है, ये बहुत दुर्लभ है। वो वास्तव में इसका इलाज कर सकते हैं। वो अपनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट है। उसके सामने बूढ़ा मो उसे बचाने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन युवा व्यक्ति सफल रहा। उसका चिकित्सा कौशल सराहनीय है, लेकिन फिर भी उसकी बीमारी का इलाज करना भी संभव है। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। बहुत अधिक निराशा। मैंने लंबे समय तक उम्मीद रखने का साहस नहीं किया है, इस डर से कि मुझे जो भी मिलेगा वो फिर से निराशा होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि इसका इलाज संभव है। मो युआन ने दूसरे पक्ष के शब्दों को याद करते हुए कहा। मिस्टर मो ने उसे देखा है। बाई अभी भी अचंभित था और उसकी आंखें चमक उठी। मैं नहीं जानता कि वह कौन है। मुझे उसके जीवन रक्षक अनुग्रह का बदला चुकाने का समय नहीं मिला है। वह है। थोड़ा मुस्कुराया। मो युआन की आंखों में प्रशंसा और विस्मय दिखा। जेन जियानजोंग जूनियर मास्टर, सुयिन। अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 97। निदान अभी भी राजकुमारी है। दर्जनों मास्टरों से पराजित छोटे चाचा पर उंगली। उसका चेहरा पीला पड़ गया और जनरल हान वेई को इस पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि वह देर से आया था, लेकिन उसने इसके बारे में सुना। इसके विपरीत वह यानचेंग शहर में था। उसे यह नहीं पता था। उसने उत्सुकता से देखा। क्या छोटे चाचा? खराब स्वास्थ्य के कारण मैं हर दिन बहुत जल्दी सो जाता था। कल रात क्या हुआ? हालांकि आंदोलन बहुत जोर से था, लेकिन राजकुमारी जो प्रमुख सुरक्षा राजकुमारी थी, उसे पता नहीं था। हमने झेनशियांजोंग को गलत समझा है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ मो युआन ने विस्तार से बताया कि कल रात क्या हुआ था। मिस्टर मो ने उसे नहीं रोका। बाई स्टिल्सियू ने घूरकर देखा। मुझे लगता है कि वह बहुत दयालु लगता है। उसके पास कोई ताकत नहीं है। उसकी नज़र में यह मो युआन दा यानजोऊ में एक शीर्ष गुरु माना जाता है और पिता अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। इस समय उसने महल में इतने सारे स्वामी और शक्तिशाली लोगों को एकजुट किया है, और यहाँ तक कि एक उंगली भी अवरुद्ध नहीं है। मैंने इसे पहले नहीं देखा था। जब मैं व्यवसाय में था तो मैंने उसके साथ औषधीय सामग्री खरीदी। कोई शेल्फ नहीं थी। बगल का भाई भी उतना ही साधारण था। ऐसा युवा, चाहे वो कुछ भी सोचता हो, मानता हो, वो एक अद्वितीय गुरु है। जितनी ताकत होती है उतना ही विनम्र और विनीत। ये छोटे चाचा बस यही हैं। अपनी छोटी उम्र के बावजूद उनमें असाधारण ताकत है, लेकिन उनमें कोई दिखावा नहीं है और वे दूसरों को धमकाते नहीं हैं। यह वाकई सराहनीय है। मो युआन ने भावुक होकर कहा। जोंगमिंग के तथाकथित सुपर जीनियस पहले सोचते थे कि वे बहुत अच्छे थे। इस समय जूनियर मास्टर की तुलना में अंतर बहुत बड़ा है और वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं हैं। वह ताकतवर है। जब मैं पहली बार आया था तब मैंने इसके बारे में सुना था। मैं राजकुमारी और एल्डमो की बात कैसे सुन सकता हूँ? वह चिकित्सा में भी बहुत कुशल है। वह वही था जिसने पहले फम पर गोली चलाई थी। जनरल हान वेई ने असमंजस में देखा। मैं उसके सामने हूँ, एक छात्र भी नहीं। किशोर के साथ हुए 2 व्यवहारों को याद करते हुए मो युआन ने आह भरी।
ये जनरल हान वेई की आंखें चौड़ी हो गईं और वह पूछना ही चाहते थे जब डॉक्टर यूनफेंग जल्दी से अंदर आए। मास्टर ताई, बाहर एक किशोर ने कहा कि उसे आपने राजकुमारी का इलाज करने के लिए आमंत्रित किया था। ये लिटिल मास्टर है, आइए और मुझसे मिलिए। जल्दी से उठ खड़े हुए मो युआन जल्दी से बाहर चले गए। चिकित्सक यूनफेंग ने इस छोटे चाचा को नहीं देखा था, बस इतना ही, वह दूसरे पक्ष की ताकत जानता था, इसलिए उसने थोड़ी सी भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। गेट से बाहर निकलते हुए उसने देखा कि एक युवक गधे के पास चुपचाप खड़ा है, मानो कोई स्याही से बना चित्र हो। छोटे मालिक, कृपया, मो युआन ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। जनरल हान वेई मदद नहीं कर सके लेकिन देखते रहे। सामान्य सांस, सामान्य मांसपेशियां और कोई वास्तविक जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव नहीं। सुंदर दिखने के अलावा कहीं से भी वह मास्टर जैसा नहीं दिखता। बस ऐसे ही एक व्यक्ति ने एक उंगली से मिस्टर मो जैसी दर्जनों महाशक्तियों को दबा दिया। भौहें चढ़ाए, पूरे साल युद्ध के मैदान में लड़ने की सांस चुपचाप निकलती हुई, धीरे धीरे विपरीत दिशा की ओर दबाव डालती हुई। मेरा बेटा, मेरा बेटा। जब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास नहीं आया था तो चहचहाहट की आवाज आई और उसने जल्दी से देखा, और तब उसने देखा कि बड़ी आंखों वाला एक गधा उसे घूर रहा था। देंग 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 देंग। एक पल के लिए, जैसे किसी विशाल जानवर ने उन्हें घूर लिया हो, जनरल हान वेई को सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई और वे पीछे हट गए। ये, मेरे दिल में कंपन हुआ। केवल एक नज़र डाली गई और लगभग इसे सहन नहीं किया जा सका। क्या ये वास्तव में एक गधा है? जनरल हान, उसे इस तरह देखकर वाई अभी भी मो युआन से थोड़ा हैरान थी। क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता? जनरल हान वेई लगभग भड़क गए। दूरी इतनी कम है, दोनों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। ये गधा सत्ता पर नियंत्रण के किस स्तर तक पहुंच गया है? गधे ने फिर से दूसरी तरफ देखा, लेकिन थोड़ी उत्तेजना के साथ थोड़ी दूर पर छोटी घोड़ी को देखा। उसके शरीर में भी कोई साधना या ताकत नहीं थी, जैसे कि अभी अभी सब कुछ उसकी कल्पना थी। सामान्य। यह निश्चित रूप से गधा नहीं है, लेकिन छोटे चाचा की ओर से चेतावनी है। ठंडा पसीना आ गया। राक्षस जानवर को अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए एक राक्षस संचालित चालक शक्ति की आवश्यकता होती है, और उसके सामने खड़ा गधा, जो कि सामान्य है, निश्चित रूप से उसका हाथ नहीं है, बल्कि पास ही में एक युवक है। नाखुश होने पर गधे के ट्वीट का उपयोग चेतावनी देने के लिए करें। साधारण जानवरों को उधार लेकर वह उन्हें एक महान स्वामी बना सकता है, लगभग अजेय। ये बहुत डरावना है। एक क्षण के लिए वहां कोई अवमानना नहीं रही। थोड़े समय में दूसरे पक्ष की मानसिक यात्रा को न जानते हुए सु यिन मो युआन के पीछे पीछे मेडिकल हॉल की ओर चली गई। ये जानते हुए कि गधे में ताकत है, यह आदमी वास्तव में पहले की तरह दिखावा नहीं करता। वह पूरे रास्ते तेजी से भागा, 10 मील से अधिक, और 10 मिनट में उस स्थान पर पहुंच गया। क्या तुम राजकुमारी हो? कमरे में प्रवेश करते हुए और पास ही खड़ी लड़की को देखते हुए सु यिन हल्के से मुस्कुराई। जब दूसरे पक्ष का इलाज किया गया तो मैंने इस बारे में नहीं सोचा कि यह कौन था, और इसकी परवाह नहीं की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक राजकुमारी होगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी स्थिति कम नहीं थी। मैंने अभी भी अपने उपकारकर्ता को देखा है। बाई ने अभी भी सलाम किया। आपका स्वागत है। सु यिन ने अपना हाथ हिलाया। आपकी बीमारी ठीक हो गई है। जियोमो, क्या आपने वो औषधीय सामग्री खरीद ली है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था? पहले से तैयार। सिर हिलाया। मो युआन ने अपनी कलाई घुमाई और दवा निकाल ली। युद्ध के बाद युवा स्वामी ने मुझे उपचार के लिए आवश्यक दवा बताई और उन्होंने इसे पहले से ही तैयार कर लिया, कुल 12 प्रकार की। जनरल हान वेई ने इसे देखा और अचानक महसूस किया कि उनका सिर फट गया। केहुनकाओ, कंकंगुआ, ये कोई टॉनिक नहीं, बल्कि बेहद जहरीले लगते हैं। सूंघा। www.mtlnovel.com। सु यिन को पता चला कि दूसरे पक्ष ने जो दवा ली थी, उम्र या दवा की परवाह किए बिना सभी ने उसे बताया, बहुत अंतर नहीं है, और संतुष्टि में सिर हिलाया। मैं अब आपका इलाज करूंगा। मेडिकल हॉल में अन्य चीजें तो ज्यादा नहीं हैं, लेकिन वहां काफी बिस्तर हैं जिन पर मरीज थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। लड़की को लेटा हुआ देखकर सु यिन ने अपनी कलाई को घुमाया। उसकी हथेली में एक बॉक्स दिखाई दिया, धीरे से खोला गया, और चांदी की सुइयों की एक पंक्ति सभी के सामने प्रकट हुई। यह उन्होंने स्वयं बनाया था और प्रत्येक 1 फुट लंबा था तथा ठंडी रोशनी से चमकता था। ये जनरल हान वेई की भौहें फड़क उठीं। वैसे तो मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने चांदी की सुइयां देखी हैं। वे आमतौर पर बहुत पतली होती हैं और लगभग एक थप्पड़ जितनी ही लंबी होती हैं, जबकि दूसरी की मोटाई उससे दोगुनी से भी ज्यादा होती है। क्या ये खास तौर पर बीमारी के इलाज के लिए बनाई गई है? एकाग्रता, आध्यात्मिक चेतना चुपचाप फैलती है। पुतलियां अचानक सिकुड़ जाती हैं। दिव्य भावना के अन्वेषण के तहत इनमें से प्रत्येक सुई आपके महामहिम द्वारा उपयोग किए जाने वाले चरम आत्मा हथियार से कहीं अधिक है। इस स्तर का हथियार बीमारियों को ठीक करने के लिए सिर्फ एक चांदी की सुई है। ये चिकित्सा कौशल कितना मजबूत होना चाहिए?
मुझे नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने चुपचाप देखा। सुयिन लड़की के पास आया, एक सुअर और एक इंसान के बीच के अंतर के बारे में सोचा, छेद की जाने वाली चांदी की सुई का स्थान निर्धारित किया और लड़की की नाड़ी पर अपना हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। यद्यपि इसका निदान कल ही हुआ है, परंतु रोगी के लक्षण प्रतिदिन एक जैसे ही होते हैं तथा नए निर्णय लेने के लिए उसका पुनः निदान किया जाना आवश्यक है। उंगलियों ने बस इसे लगा दिया, एक सांस जिसने सभी को सुस्त, कुचला, अनगिनत हिंसक बना दिया। संत युआन का असली इरादा उत्तेजित हो गया। सुयिन का चेहरा बदसूरत था। क्या आपने उसे दबा दी? आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा? एक इस दबाव को महसूस करते हुए मो युआन और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और जनरल हान वेई लगातार कांपने लगे। यद्यपि सभी की ताकत कमजोर नहीं है, लेकिन उन्हें एक पल में लगता है कि जब तक उनके सामने वाला युवक तैयार है, तब तक इस तरह की आभा उन्हें पाउडर में कुचल सकती है। यह मैं हूं। विस्फोट की भावना का बलपूर्वक विरोध करते हुए जनरल हान वेई ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने सुना है कि राजकुमारी कल बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने उसे आपकी महिमा द्वारा दी गई पुनरुत्थान की गोली दी। पुनरुत्थान की गोली, 7 श्रेणी की गोली, एक सच्चा पुनरुत्थान नहीं है, लेकिन महान वापसी की गोली की तरह ये शरीर को पोषण देती है, आत्मा को पोषण देती है, गंभीर रूप से घायल हो सकती है और जीवन बचा सकती है। यह एक पौष्टिक गोली है, चाहे साधक हो या साधारण लोग, सभी का महान प्रभाव होता है। इससे पहले राजकुमारी ने कठिन समय से गुजरने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया था। मूड बना रहा हूं। उसके शरीर पर संत युआन का सही अर्थ धीरे धीरे फीका पड़ गया और सुयिन ने डांटा, उसकी जीवन शक्ति कमजोर हो गई है और जीवन शक्ति क्षीण हो गई है। इस दवा को लेने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वह कल संकट में थी, जिसका मतलब है कि उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है। जियांग डैम की तरह, जब लौ मजबूत होती है तो जितना अधिक आप डालते हैं उतनी ही देर तक ये जलती रहेगी और लौ तुरंत बुझ जाएगी। अचानक ईंधन जोड़ें। क्या आप चाहते हैं कि वह मर जाए? मैंने एल्डर मो से पूछा। उन्होंने कहा कि वे इसे ले सकते हैं। कुछ लोग दबाव सहन नहीं कर सकते। जनरल हान वेई की आवाज़ छोटी और छोटी होती जा रही है। मुझे लगता है कि राजकुमारी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है और मैं जियो शिशु के बारे में सोचता हूँ, जिसने क्यूई गोली की औषधि शक्ति उधार ली है और यांग की ओर वापस लौट आया है, इसलिए मुझे लगता है कि सब ठीक होना चाहिए, मो युआन ने समझाया। हुईशेंग पिल, हालांकि यह वही टॉनिक है, इसमें क्यूई टॉनिक पिल की हिंसक शक्ति नहीं है। इसे कमजोर और मरते हुए लोग ले सकते हैं। इसे अभी भी राजकुमारी द्वारा लिया जाता है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सु यिन ने ठंडी सांस ली। वह जागने में सक्षम थी, उसके शरीर की पुनरावृत्ति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने फ्लैशबैक का उपयोग करके उसे अपना जीवन उधार लेने में मदद की। ये स्थिति आम लोगों से अलग नहीं दिखती है। वास्तव में ये सिर्फ इतना है कि शरीर जीवन की स्थिति में है। नाजुक संतुलन बिंदु को थोड़ा भी विचलित नहीं किया जाना चाहिए। केवल इस तरह से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि यिन और यांग और शरीर में 5 तत्व बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य रूप से कार्य कर सकते हैं। यदि आप इसे नहीं तोड़ते हैं तो आप बिना किसी समस्या के 1 या 2 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन अब कायाकल्प की गोली लेने के बाद लकड़ी के गुण तुरंत बढ़ जाते हैं, जो सीधे संतुलन को तोड़ देता है। कोई दुर्घटना नहीं, 1 घंटे तक पकड़ना मुश्किल है। पूरा शरीर कांप उठा। जनरल हान वेई की पुतलियां सिकुड़ गईं और चेहरा पीला पड़ गया। मैंने सोचा था कि इतनी कीमती गोली लेने से राजकुमारी अधिक ऊर्जावान हो जाएगी, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इससे मृत्यु की गति और भी तेज हो जाएगी। राजकुमारी सचमुच इस झांसे में आ जाएगी और वह अपनी मौत के लिए जिम्मेदार है। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मो युआन भी पीला पड़ गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी दयालुता के कारण कुछ गलत हो जाएगा। उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए सुयिन ने उसके सामने बैठी लड़की की ओर देखा। तुम पेट के निचले हिस्से में तानजोंग एक्यूपॉइंट को दबाओ और देखो कि कैसा महसूस होता है। सिर हिलाया। बाई ने अभी भी अपनी उंगली हल्के से दबाई। उसका चेहरा लाल हो गया। पफ, मुंह से खून की धार निकली। तुरंत ही उसकी आंखें काली पड़ गईं और पूरा शरीर मृत हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय मर जाएगा। राजकुमारी, जनरल हान वेई बर्फ के तहखाने में गिरने जैसा है। मुझे कहना है कि मुझे उस युवक की बातों पर संदेह था। इस समय सब कुछ खत्म हो चुका है। इस तरह की मौत को महसूस करना आम लोगों के लिए मुश्किल है। केवल वे ही लोग जानते हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान का अनुभव किया है और मृत्यु का अनुभव किया है कि एक बार जब ये प्रकट होता है तो ये पूरी तरह से मृत्यु के करीब होता है। भगवान, इसे बचाना मुश्किल है। कल मैंने उसका इलाज करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल किया वह लोगों को मौत के करीब पहुंचाना था। कायाकल्प की शक्ति की मदद से जीवन को जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है। जीवन और मृत्यु का तथाकथित संतुलन निचले पेट में है। यदि आप हुईशेंग गोली नहीं खाते हैं तो 5 तत्व पुनर्जीवित होंगे और एक दूसरे को रोकेंगे, जिससे स्व का एक चक्र बनेगा। ये चक्र टूट गया है। मौत की सांस फैलने लगी है और इलाज की कठिनाई पहले की तुलना में कम से कम 2 स्तर अधिक है। सु यिन ने समझाया। पहले दूसरे पक्ष का इलाज करने के लिए 3 बार मूल्यांकन की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब कम से कम 5 बार।
ये भयानक है। 9 मूल्यांकन, एक स्तर 3 बार और 3 बार बीमारी से अधिक। जानवरों को मानव शरीर के अनुरूप उपयोग करके दवा की मात्रा को थोड़ा कम करके और ऊपर जाकर इसे हल किया जा सकता है। यह इतना आसान नहीं है। अंतर्संचार प्राप्त करने के लिए अधिक शोध और मानव शरीर की गहन समझ की आवश्यकता है। चूंकि इसे विभागों में विभाजित किया जा सकता है, इसका मतलब है कि मतभेद हैं। पशु चिकित्सा ज्ञान या औषध विज्ञान के किसी भी स्तर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे आसानी से संप्रेषित किया जा सकता है और यहाँ तक कि मामूली अंतर भी काम नहीं करेगा। इस वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा और क्रोध आ रहा है। इसका इलाज करना बहुत आसान है, लेकिन आपको होशियार रहना होगा। यह अच्छा है, कठिनाई बढ़ जाती है और खुद का इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। चाचा शे, क्या कोई इलाज है? अगर मैं छोटी राजकुमारी को बचा सकूं, तो मैं गाय या घोड़ा बनने को तैयार हूं। जमीन पर घुटने टेक कर जनरल हान वेई ने दंडवत प्रणाम किया। इसे अभी भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये काफी परेशानी भरा है। इसके लिए राक्षस के खून और अधिक औषधीय सामग्री की आवश्यकता है। मुझे डर है कि इसे 1 घंटे के भीतर एक साथ लाना मुश्किल होगा। सू यिन ने अपनी भौहें रगड़ी। 5 आकलन का स्तर, और इसमें मनुष्य और जानवरों के बीच का अंतर शामिल है। इसका इलाज करना मुश्किल है, लेकिन ये लाइलाज नहीं है, लेकिन यह इतना निश्चित नहीं है। बेशक, अगर आपके पास ताकत है तो यह बहुत मुश्किल नहीं होगा। मुख्य रूप से उसके पास कोई साधना कौशल नहीं है। चाचा शे, कृपया कहिए, भले ही मैं अपना सिर खो दूं, मैं 1 घंटे में इसे निश्चित रूप से प्राप्त करूंगा। जनरल हान वेई ने अपने दांत पीस लिए। आपको राक्षसों के खून की जरूरत है जिसमें धातु शक्ति हो। शक्ति बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। www.okanshu.com को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकता। साधना स्तर के अनुसार ये संभवतः जिंगोंग सांजों के आसपास है। सू यिन ने कहा, जहां तक औषधीय सामग्रियों की बात है, ठंडे हरे सांप का जहर 8 सिक्के है और 50 वर्षीय कियान की गजी 2 या 2 सिक्के हैं। शेष 12 औषधीय सामग्रियां वही हैं जो जियाओमो ने मुझे अभी दी हैं, लेकिन उन सभी को बढ़ाकर 100 साल करने की जरूरत है। इन चीजों को 1 घंटे के भीतर पाया जाना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। जितना देर से, उतना ही इलाज करना मुश्किल है। जनरल मो युआन और हान वेई ने एक ही समय में सिर हिलाया। दोनों ही दबाव महसूस कर रहे थे। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करना। पहला बहुत कठिन है। राक्षस बिग यानचेंग को ढूंढना मुश्किल नहीं है, जिसमें धातु शक्ति है, लेकिन ये सैनचोंग पैलेस के लिए मुश्किल है। तुम्हें पता है, इस तरह की खेती को झेंगसियाजोंग में एक बुजुर्ग के रूप में माना जा सकता है। कियान किंगजी के 50 साल हैं। इस तरह की औषधीय सामग्री के 30 साल आसान नहीं है। इतनी पुरानी तो बात ही छोड़िए। शेन फेई कीमिया हॉल के शेन लाओ को दवा इकट्ठा करना पसंद है। उसके पास कई दुर्लभ औषधीय सामग्रियां पाई जा सकती हैं। राक्षस जानवर के लिए ऐसा लगता है कि रिफाइनर सन मेन के पास एक बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्ड मूर्तिकला है जो धातु की लगती है। ये स्पष्ट नहीं है कि महल क्षेत्र के कितने स्तर हैं। इसके बारे में सोचने के बाद चिकित्सक युनफेग ने कहा, चलो इसे अलग से ढूंढते हैं। युनफेग, तुम औषधीय सामग्री ढूंढो। जनरल हान वेई और मैं राक्षस जानवर मामले को सुलझाने के लिए आपको केवल हमें ये बताने की जरूरत है कि सनमेन क्राफ्टिंग मास्टर कहाँ है। मो युआनदाओ, मैं उन्हें एक एक करके ढूंढने लगा। गति बहुत धीमी थी। अगर मैं उन्हें ढूंढ भी लूं तो बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे गति बढ़ानी पड़ी। चिकित्सक युनफेग ने सिर हिलाया और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सनमेन के शोधन मास्टर का विस्तृत पता कहा। ये शोधन मास्टर पीछे हटने वाला और थोड़ा अतिवादी है। मास्टर को सावधान रहना चाहिए, अन्यथा मुझे डर है कि वह मर जाएगा। सहमत। चिंता न करें। मो युआन ने सिर हिलाया। इस बार मदद मांगने की है, मजबूर करने की नहीं। वो अपने उपाय पर ध्यान देगा। 2 जल्द ही कमरे में 2 लोग बचे रहेंगे। लड़की ने किशोर की ओर देखा और अपनी कमजोर आवाज में थकान के साथ मुस्कुराए। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। अगर वास्तव में बहुत देर हो चुकी है तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि मेरे पिता और रानी मुझे बता सकते हैं कि मेरी बेटी संतानोचित नहीं है। इसलिए कृपया जनरल हान वेई को दोष न दें। वह मेरे भले के लिए है, लेकिन यह मेरा भाग्य है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम अभी बात मत करो और आराम करो। सुयिन ने उसे हाथ हिलाकर कहा कि इस मुद्दे पर परेशान मत हो। लड़की ने सिर हिलाया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि मैं इस युवक से केवल 3 बार मिला था और समय कम था, लेकिन किसी कारण से दूसरे पक्ष ने उसे सुरक्षा की भावना दी जो मुयुआन के पास नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह सहमत है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जो नहीं किया जा सकता था। वहां कोई औषधीय सामग्री और राक्षस का खून नहीं था। सुयिन को कमरे में खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। जब तेज हवा की आवाज आई तो फिजिशियन युनफेंग वापस उड़ गए। कैसे? ताइशिजू, वापस लौट जाओ। तुमने जिन औषधीय सामग्रियों का उल्लेख किया था वे सभी मिल गई हैं। चिकित्सक युनफेंग उत्साह से भर गया। जब उसने अपनी कलाई घुमाई तो कमरे में पत्थर के मंच पर तुरंत बड़ी मात्रा में दवा दिखाई दी। बुरा नहीं है। सुयिन ने देखा कि उसने उसे उसी स्तर पर समझाया था और वह राहत महसूस कर रहा था।
ये औषधीय सामग्रियां किमियागर शेन फेई द्वारा एकत्र की गई थीं। वह जानता था कि वह लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी कीमत के उन्हें निकाल लिया। एकमात्र शर्त यह है, मैं अपनी आंखों से ताइशिज़ु को लोगों को बचाते हुए देखना चाहता हूँ। चिकित्सक युनफेंग ने बताया कि वो कुछ देर के लिए हिचकिचाए। हाँ, सू यिन ने सिर हिलाया। कोई देख रहा है, ये भी उसके लिए अच्छी बात है। अगर वह खुद को अभिव्यक्त कर सकता है तो वह फिर से एक आत्मा बनाने में सक्षम हो सकता है। उसकी सहमति सुनकर फिजिशियन युनफेंग ने राहत की सांस ली और कमरे से बाहर चले गए। उसके कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। ये वही है जिसे सू यिन ने दवाई इकट्ठा करते समय देखा था। इससे पहले वो अभी भी पुराने को बेचने के लिए पुराने पर भरोसा कर सकता था। उसके सामने युवक की पहचान जानने के बाद शेन फेई ने जल्दी से अंत में झुककर कहा। शेन फेई ने चाचा शे को देखा है, लेकिन वह पिछली बार अंधा और असभ्य था। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे माफ कर देगा। उस समय मैं सोच रहा था कि मुझे एक अच्छा अंकुर मिला है जिसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तभी मुझे पता चला कि दूसरा पक्ष जानबूझकर विनम्र था। यह हास्यास्पद है कि उसे यह नहीं पता था। उसने गलती से सोचा कि यह सच है। आपका स्वागत है। ये जानते हुए कि यह चैट के दौरान नहीं था, सू यिन ने अपना हाथ लहराया और बिस्तर पर पड़े कुत्ते को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। इस समय उसकी सांसें और भी धीमी हो गईं और उसका रंग और भी बदसूरत होता गया। उसकी हालत स्पष्ट रूप से बिगड़ रही थी। अगर वह पहले 1 घंटे तक टिक सकती थी तो अब आधे घंटे तक भी नहीं टिक सकती। बहुत देर हो गई है, चलो साथ चलें। बाहर देखा और देखा कि मो युआन और अन्य लोग बिल्कुल भी नहीं हिले। सू यिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, राक्षस जानवर का सार और खून दवा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चीज़ नहीं मिल सकती। भले ही औषधीय सामग्री हो, लेकिन ये लोगों को नहीं बचा पाएगी। अब समय पर्याप्त नहीं है। इंतजार करने के बजाय जल्दी से जल्दी जाना और आगे पीछे जाने का समय कम करना बेहतर है। चिकित्सक युनफेंग ने सिर हिलाया और बोलने ही वाले थे कि तभी लड़की का चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर से उंगली रखी। सू यिन का चेहरा अधिक से अधिक गंभीर हो गया। मैं अब उसके जीवन को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। उड़ान भरना सुविधाजनक नहीं है। आप हमें ले जाएं और उड़ जाएं। हाँ। चिकित्सक युनफेंग और शेन फेई ने एक दूसरे को देखा। सच्चा सार उनके शरीर में घूम गया और एक विशाल शक्ति ने उन्हें अपने पास उठा लिया। अच्छा वजन। जिस क्षण जेन युआन ने सू यिन को छुआ, दोनों लड़खड़ा गए और उनकी पुतलियां एक साथ सिकुड़ गईं। साधना का आधार जितना ऊंचा होगा, शरीर उतना ही भारी होगा। ऐसा कहा जाता है कि एक सच्ची परी खून की एक बूंद भी एक पहाड़ को डुबो सकती है, एक झील को भर सकती है, और एक बाल का वजन 1000 से ज्यादा कट्टों से ज्यादा हो सकता है और एक व्यक्ति को कुचलकर मार सकता है। मैं जानता था कि इस अंकल मास्टर का साधना स्तर बहुत ऊंचा था, और जब मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह कितना भयानक था। 2 लोगों के साधना आधार से अपनी पूरी ताकत से एक पहाड़ को भी उठाकर आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चाचा मास्टर इसे नहीं उठा सकते। अपनी पूरी ताकत लगाओ। दांत पीसते हुए चिकित्सक युनफेंग चिल्लाया और उसका पूरा शरीर साधना से भर गया। शेनफी उससे बहुत अलग नहीं था। दोनों की शक्ति एकजुट थी। पूरा कमरा शिकार कर रहा था और मोमबत्तियां बुझ बुझ रही थीं। क्लिक करें। अधिक बल प्रयोग करने के कारण उसके पैरों के नीचे जमीन पर दरारें पड़ गईं। सू यिन ने भौहें सिकोड़ीं। ये 2 लोग बीमार हो गए। बस हमें उड़ने के लिए घसीटने दो, एक मृत पिता की तरह, फटी हुई आंखों, लाल आंखों और कब्ज की अभिव्यक्ति के साथ। क्या हो रहा है? मैं उड़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस तरह के कपड़े पहनने होंगे। बाहरी लोगों की नज़र में वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ है। एक बार जब उसकी ताकत का पता चलता है तो न केवल वह मर जाएगा, बल्कि जेनेक्सियानजोंग भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने ये कहने का अवसर लिया कि मैं बाई चेन का इलाज करूंगा और उड़ नहीं सकता। उन्होंने उन्हें अपने साथ उड़ने दिया, लेकिन अंत में वे इस तरह दिखे। अवाक उसकी अभिव्यक्ति को देखकर, ये जानते हुए कि वे थोड़ा परेशान थे, फिजिशियन यूनफेंग और शेन फेई एक ही समय में सफ़ेद हो गए और एक निश्चित निर्णय लिया। फिर से अपने दांत पीस लिए और खून की उल्टी कर दी। ताकत एक पल में ही लगभग दोगुनी हो गई और सू यिन को लगा कि उसके पैरों के नीचे का शून्य पहले से ही तैर रहा है। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल है। www.mtlnovel.com निलंबित, बाकी सरल है। पूरे शरीर की शक्ति को चलाते हुए उन दोनों को पकड़कर जल्दी से उस दिशा की ओर उड़ गया जहां मास्टर सन मेंग रहता था। वो दयान शहर के बाहरी इलाके में रहता है, जो जेन शियानजोंग से 2 विपरीत दिशाओं में है। दोनों ने अपनी पूरी कोशिश की और उसके पास आने से पहले 10 मिनट से ज्यादा समय तक उड़ान भरी। जमीन पर गिर गया और सू यिन ने इसे देखा। उसके सामने एक छोटा सा आंगन था। यह एक जंगल में स्थित था। ये थोड़ा शांत लग रहा था, लेकिन दीवार थोड़ी जीर्ण थी। ऐसा लगता है कि किसी ने कई सालों से इसकी मरम्मत नहीं की है। सन मेन ग्रेट यानचेंग में सबसे शक्तिशाली रिफाइनिंग मास्टर है। ऐसा कहा जाता है कि वह 5वीं रैंक के स्तर तक पहुंच गया है,
लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शॉट नहीं लगाए हैं, यहाँ तक कि मैं भी इससे बहुत परिचित नहीं हूँ। भारी सांस लेते हुए चिकित्सक यूनफेंग ने बताया, उसका और मेरा भाग्य एक है। मैंने किसी को हथियार खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। शेन फेई ने कड़वी मुस्कान दी। इतना अजीब स्वभाव, सू यिन हैरान रह गई। ये दोनों, एक महान यानचेंग में सबसे अच्छा कीमियागर है और दूसरा सबसे अच्छा चिकित्सक है। प्रत्येक एक पेशे के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए दूसरा पक्ष इसे अनदेखा करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यूफैंग ने कहा कि वह पहले बहुत बुरा स्वभाव का था। उसके साथ तालमेल बिठाना वाकई मुश्किल है। मैंने चारों ओर देखा और यार्ड के बाहर कोई नहीं था और लड़ाई के कोई संकेत नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि जनरल मो युआन और हान वेई पहले ही इसमें प्रवेश कर चुके थे। जहां तक बातचीत का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, मुझे नहीं पता। चलो हम भी वहां चलें, ये जानते हुए कि अब कोई देरी नहीं है, सू यिन ने इशारा किया। बिना किसी बकवास के चिकित्सक यूनफेंग दरवाजे की ओर चले गए और खटखटाने ही वाले थे जब उन्होंने एक चरमराहट के साथ दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी। एक अप्रिय आवाज़ गूंजी, माफ़ कीजिए, मेरे मालिक ने मुझे मेहमानों को विदा करने के लिए कहा है। कृपया मुझे शर्मिंदा न करें, कृपया आप दोनों वापस आ जाइए। तुरंत ही जनरल मो युआन और हान वेई को बाहर धकेल दिया गया और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सू यिन और अन्य लोग उनकी ओर आ रहे थे। उनके चेहरे लाल और शर्मिंदा थे। टीम, क्या बात है? सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। यह मो युआन, लेकिन एक मजबूत विरासत दायरे पूरे महान यानझोउ अस्तित्व के चरम पर है। एक राक्षस का खून उधार लेना, वह सफल नहीं हुआ। असली या नकली, इस तरह की ताकत को कड़ी पकड़ से हासिल किया जा सकता है। जीवन और मृत्यु के सामने वह शिष्टाचार और नैतिकता में विश्वास नहीं करता। अगर यह आदमी नियमों का पालन करता तो कल इतने सारे लोगों को आश्रम में नहीं ले जाता। ये सुन मिंग है, मेरा छोटा भाई, सुन जाओ। मो युआन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। तुम्हारा भाई? सू यिन हैरान थी। ये किंग यूनजोंग का बड़ा भाई है, उसका कनिष्ठ, क्या उसे भी किंग यूनजोंग में नहीं होना चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सापेक्ष रूप से ग्रेट यानचेंग अभी भी बहुत दूर है। मेरे कनिष्ठ भाई, उस समय मेरे और संप्रदाय के साथ कुछ मतभेद थे। गुस्से में वह गुमनाम रूप से चले गए। कई वर्षों तक इसे खोजने के बाद भी वह इसे नहीं पा सके, मो युआन ने समझाया। जल्द ही सू यिन, चिकित्सक यूनफेंग और अन्य लोगों को पता चल गया कि क्या हो रहा था। एजियो क्लाउड संप्रदाय के एक शिष्य सन झाओ मो युआन की ही पीढ़ी के थे। उनके अच्छे संबंध थे। एक परीक्षण के बाद उनका ताओवादी साथी एक खतरनाक जगह पर गिर गया। उसे बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। मो युआन ने ऐसा किया। शिक्षक का नेतृत्व करने और समग्र स्थिति का ख्याल रखने के लिए वह सहमत नहीं हुआ, जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के कारण उसका कनिष्ठ एजियो क्लाउड संप्रदाय से पूरी तरह से अलग हो गया और छद्म नाम सन मेन के तहत यहाँ छिप गया। एक सामान्य मुलाकात के बाद मो युआन भी दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार किए जाने पर जोर देने वाला था। जब उसने ये देखा तो वह अपने हाथों को और आगे नहीं बढ़ा सका। शुरुआत में मुझे दूसरे पक्ष के लिए दुख हुआ था, लेकिन अब मैं ऐसा दोबारा नहीं कर सकता। चाचा ताशी ने नहीं कहा, लोगों को बचाने के लिए खून की बस कुछ बूंदें ही इस्तेमाल करो। चिकित्सक यूनफैंग ने भौहें सिकोड़ी। उस घटना के बाद से जूनियर भाई सन, उसका स्वभाव थोड़ा अजीब हो गया है। मैंने कहा कि लोगों को बचाओ, लेकिन उसने कहा, जब मैंने जमीन पर घुटने टेक कर तुमसे लोगों को बचाने की भीख मांगी थी तो मैंने उन्हें क्यों नहीं बचाया? जब तुम ये काम कर सकते हो तो मैं क्यों मानूं? मो युआन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले गलती की थी। हर कोई अवाक था। इस बारे में बोलते हुए मैं वास्तव में दूसरे पक्ष को दोष नहीं देता। जब मैंने तुम्हारी मदद की थी तो तुमने 3 और 4 ब्लॉक धकेल दिए थे। अब मैं खुद का इस्तेमाल करता हूँ। तुम अपनी मदद क्यों करना चाहते हो? जो लोग मर सकते हैं तो क्या आप इसे नहीं बचाते? चिकित्सक यूनफेंग ने सफ़ेद स्वर में कहा। वो इस समय इस लड़की की पहचान भी जानता है, सम्राट दायान की बेटी, असली राजकुमारी। अगर वह अपनी जान नहीं बचा सकती, भले ही शिक्षक एक मजबूत विरासत वाला क्षेत्र हो, जीवन निश्चित रूप से आसान नहीं है। बेहोश लड़की को देखते हुए सू यिन ने अपना सिर हिलाया। डॉक्टर दयालु थे। हालांकि उन्होंने पशु चिकित्सकों का अध्ययन किया था, लेकिन वे खुद को नहीं बचा सके। उसने अपना सिर घुमाया और डॉक्टर यूनफेंग की ओर देखा। एक बार पास होने के बाद मैं कहूंगा कि मैं यहाँ हूँ। यात्रा? हाँ। जल्दी से आगे बढ़ते हुए यूफेंग की ऊंची आवाज गूंजी। जेन जियानजोंग जूनियर मास्टर सू यिन, सनमेन के क्राफ्टिंग मास्टर से मिलने आए हैं और आपसे मिलेंगे। उसने जानबूझकर सन झाओ के बजाय सनमेन को बुलाया, सिर्फ इसलिए कि वह किंग यूनजोंग के साथ उलझना नहीं चाहता था और दूसरे पक्ष की दुश्मनी को खत्म करना चाहता था। शहर के सबसे ताकतवर डॉक्टर के रूप में वह गर्व के अलावा मानवता और परिष्कार में भी बहुत कुशल था। शहर के वरिष्ठ मास्टर जियानजोंग, आंगन में एक चौंका देने वाली आवाज सुनाई दी।
यदि उन्होंने पहले ऐसा कहा होता तो सन झाओ निश्चित रूप से कोई तुलना नहीं करते, लेकिन कल रात दूसरे पक्ष ने चौकड़ी को तोड़ दिया और 17 बलों को दबा दिया। उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और उसकी प्रतिष्ठा इतनी प्रतिष्ठित थी कि उसने भी सीधे विरोध करने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर रुकने के बाद आवाज आई, ज़ेक्सिया जंगल में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी है और वह छोटे मालिक को आने देने के योग्य नहीं है। अगर छोटे मालिक मो युआन की मदद करना चाहते हैं तो आकर मेरे बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल का खून मांगें। आप पहले मुझे काट सकते हैं, मार डालो। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बेकार इंसान है जो न तो एज्योर क्लाउड सेक्ट और न ही जेनिक्सियन सेक्ट का विरोध कर सकता है। मर जाना ही बेहतर होगा। सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। वाकई कठिन। लाओ सन ने गलतफहमी जताई है। मैं परेशानी नहीं चाहता, लेकिन मुझे औजारों को परिष्कृत करने का कुछ अनुभव है। मैं इस बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। सोच विचार करते हुए एक पेन उसके सामने प्रकट हुआ। यह एक दोषपूर्ण उत्पाद है जिसे मैंने परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया था। आप इसे ले सकते हैं और देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कौशल ठीक है तो आदान प्रदान कोई बड़ी बात नहीं है। उसने बर्तन दरवाजे पर खड़ी गृह सेविका को दे दिया। महान। कुछ देर के लिए फिर से शांति छा गई और अंदर की आवाज गूंजती रही। बटलर ने उसे लिया और आंगन में चला गया। थोड़ी देर बाद एक शक्तिशाली सांस सीधे आकाश में चली गई और फिर एक अविश्वसनीय आवाज गूंजी। शिखर कलाकृति बनाने के लिए सबसे आम सामग्रियों का उपयोग करना, ये तकनीक, ये हाथ का काम, दाव की इस तरह की समझ, ये कैसे किया गया? उत्साह की आवाज अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक एक आकृति सू यिन के सामने प्रकट हुई। अब पहले वाला अहंकार नहीं था, अंत तक झुकी हुई थी। सन झाओ ने छोटे चाचा को देखा है। उसके और मो युआन के बीच संघर्ष है और वे एक दूसरे को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन खेती के आधार के साथ इस अद्वितीय शक्ति का सामना करना और मास्टर रिफाइनर वास्तव में कोई अहंकार नहीं है। सू यिन हल्का सा मुस्कुराई, ये सुनकर कि दूसरा पक्ष एक परिशोधक था। मैंने सोचा कि इसे परिशोधन द्वारा हल किया जा सकता है, लेकिन यह वास्तव में काम किया। कांपते हुए बर्तन उठाया। सुन झाओम को विश्वास नहीं हुआ और उसने देखा, ये वास्तव में छोटे चाचा ने बनाया है। 18 साल का लड़का जो अपनी साधना के स्तर पर खेती कर सकता है, वह दुनिया में दुर्लभ है। ये पहले से ही आसमान के खिलाफ है। उसके पास वास्तव में एक ऐसा क्षेत्र है कि वह शोधन उपकरण को भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। क्या ये सच है? आप जवाब। मंद मंद मुस्कुराई। सू यिन ने गुओ दाओ का सामना किया। मालिक मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। क्या इसका मतलब यह है कि वो मुझे नहीं बेचते? पान का यंत्र उत्साह से फटने वाला था और आवाज थोड़ी उलझन में थी। हाँ, यह सही है। मैं मास्टर द्वारा परिष्कृत हूँ। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। इस शिखर हथियार को देखकर वो परित्यक्त बच्चे की तरह उत्साहित था। सन झाओ ने अपना मुंह खोला और लंबे समय तक अवाक रहा। www.mtlnovel.com। आत्माएं सभी अभिमानी नहीं हैं, बहुत अभिमानी हैं। प्रशंसक, आपको ये कैसा लगता है? इतना विनम्र, इतना मजेदार। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगी। सू यिन भी थोड़ा अवाक थी। हालांकि यह बर्तन खाना बनाने में अच्छा नहीं है, ये काफी अच्छा नहीं है, लेकिन ये काफी बातूनी है और वर्तमान मामलों को जानता है, इसलिए मैं इसे अगली बार नहीं बेचूंगा। बहुत बढ़िया। कुछ बार हिलाने के बाद पैन से संतुष्टि की आवाज आई। उसकी आंखों में ये दृश्य देखकर सुन झाओ ने कुछ सोचा और उत्साह से कांप उठा। संभवतः छोटे चाचा बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल के खून के लिए यहाँ आए थे। मुझे यहाँ संदेह है। यदि आप मुझे उत्तर दे सकते हैं तो कुछ न कहें। खून, यह आपको राक्षस जानवर देने के लिए कुछ भी नहीं है। ओह, आओ और सुनो। अप्रत्याशित रूप से उसके बोलने से पहले ही दूसरे पक्ष ने शर्तें बता दी और सू यिन ने देख लिया। एक गहरी सांस ली और सुन झाओ की आवाज थोड़ी कांप उठी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वाद्य की आत्मा को स्थानांतरित करने का कोई तरीका है, यानी कठपुतली तक या राक्षस तक? महत्वपूर्ण स्थानांतरण। अप्रत्याशित रूप से उसने जो पूछा वह ये सवाल था। सू यिन ने भौहें सिकोड़ लीं। एक हथियार आत्मा एक हथियार में पैदा होने वाली आध्यात्मिकता है। मानव आत्मा की तरह यह एक हथियार पर रहता है। एक बार एक हथियार टूट जाने पर यह सीधे मर जाएगा। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। आप स्थानांतरित कर सकते हैं। सही। दूसरे पक्ष से पुष्टि सुनकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सन झाओ एक बार में बहुत बूढ़ा लग रहा था। अपनी दृढ़ता और लड़ने की भावना खो रहा था। मैं वास्तव में इसे लंबे समय से जानता था, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए जियाओ शुशु का धन्यवाद। यह एक बाज तुम्हारा है। मार डालो या रहो, तुम खुद तय करो। नमस्ते कहने के बाद बटलर अंदर आया। कुछ ही देर में बटलर एक बड़ा सा बाज लेकर आया जो एक व्यक्ति जितना लंबा था।